हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो सीबीएसई ने अपने सैम्पल पेपर रिलीज कर दिए हैं 22-23 के लिए। तो ये जो साइंस का सैम्पल पेपर है ये एक तरीके से ट्विस्ट वाला सैम्पल पेपर। इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे जिनके अंदर की ट्विस्ट आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो इस सैम्पल पेपर को आपको एक बार पूरा ध्यान से सुन लेना, चाहे से आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ हो या नहीं हुआ हो। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि सीबीएसई फाइनल एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन पूछने वाला है। तो सबसे पहले आप लोगों को क्लियर कर देता हूं कि आपका जो पेपर रहेगा वो रहेगा 80 मार्क्स का रहने वाला है और आप लोगों को टाइम इसके लिए 3 घंटे का मिलेगा। और इसमें टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस रहने वाले हैं वो रहने वाले हैं 39 क्वेश्चंस रहेंगे, जो कि आप लोगों के 5 सेक्शन में डिवाइडेड होंगे। जो कि सबसे फर्स्ट सेक्शन होगा सेक्शन ए, जिसके अंदर कि आपको 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे एक एक नंबर के। फिर सेक्शन बी है जिसके अंदर की 6 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप मिलेंगे 2 नंबर के। और फिर इसके बाद में सेक्शन सी आता है जिसके अंदर की 7 शॉर्ट आंसर टाइप हैं जो कि 3 नंबर के हैं। फिर सेक्शन डी के अंदर आप लोगों को 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे और वो 5 नंबर के रहेंगे। और फिर सेक्शन ई के अंदर आप लोगों को 3 केस बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि 4 नंबर के हैं। ये रहेगा आपका पूरा पूरा पेपर पैटर्न। अब हम बात करते हैं यहाँ पर इनके क्वेश्चंस की कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखो सीधा से स्टार्ट करते, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, टू द पॉइंट बातें करेंगे क्योंकि आपका टाइम बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल होता है। तो आप अपने टाइम को अगर कहीं पर भी लगा रहे हो तो उसको ये सोच के लगाया करो कि मेरे को इसमें रिटर्न में क्या मिलेगा, ठीक है। अब देखो सेक्शन ए की अगर बात करें तो ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस रहने वाले हैं जो कि इजी क्वेश्चंस आएंगे, आपको बस पढ़ते ही आंसर करना, बहुत ही कम टाइम में सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर इसमें कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसके अंदर कि आपको पूरा पूरा कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान लगाना पड़ेगा जब जाकर के वो क्वेश्चन सही करोगे, अदरवाइज वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। अब जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर कहा गया है कि द चेंज इन द कलर ऑफ अ मोइस्ट लिटमस पेपर इज गिवन सेटअप इज ड्यू टू। अब इसके अंदर सेटअप के अंदर क्या है कि एक तो आप लोगों ने एक सॉल्यूशन ले रखा है सोडियम क्लोराइड का। यहाँ पर क्या सॉल्यूशन है, वो है NaCl का सॉल्यूशन है और इसमें ऊपर से ऐड क्या करा जा रहा है, वो करा जा रहा है H2SO4 को इसमें ऐड किया जा रहा है, ठीक है। तो अब इसका मतलब ये हो गया कि आपको इसकी रिएक्शन पता होनी चाहिए। तो जिसको रिएक्शन नहीं पता उससे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, वो इसका आंसर नहीं कर सकता। तो इसकी रिएक्शन ये है कि H2SO4 जब NaCl के साथ में रिएक्शन करेगा तो यहां पर जो एक कंपाउंड बनेगा वो बनेगा HCl और उसी के साथ में जो एक कंपाउंड बनेगा सॉल्ट जो कि Na2SO4 होगा, ठीक है। अभी यहां पर ये जो HCl है ये क्या होगा, ये होगा गैस के फॉर्म में, ठीक है। अब ये गैस की फॉर्म में है तो यहां पर ध्यान से देखो कि यहां पर मोइस्ट लिटमस पेपर लिखा हुआ है। मोइस्ट लिटमस पेपर का मतलब ये है कि इस लिटमस पेपर को गीला कर दिया गया है H2O में। और आपको ये तो प्रॉपर्टी पता ही है कि जब कभी एसिड के साथ में जब वाटर को मिक्स करते तो वहां पर H+ आयंस आ जाते हैं। तो वही यहां पर होगा कि HCl जो गैस है वो इसके थ्रू यहां से आएगी और इस जैसे लिटमस पेपर के ऊपर जाएगी तो ये एसिड होने के कारण से इस लिटमस का क्या कर देंगे, कलर चेंज कर देंगे। जिस वजह से हम ये बोल सकते हैं कि इस डेमोन्स्ट्रेशन से हम ये कह सकते हैं कि प्रेजेंस ऑफ H+ आयन इन द एक्वस सॉल्यूशन, जो कि एकदम से करेक्ट रहेगा और इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हुआ। अब जैसे कि अगर ये तो मैंने बता दिया कि आपको इस वजह से हमने ये देख लिया, लेकिन और जो ऑप्शन है वो गलत क्यों है। सबसे पहले बोला जा रहा है कि प्रेजेंस ऑफ एसिड चेक कर सकते हैं। देखो प्रेजेंस ऑफ एसिड हम ऐसे भी चेक कर सकते थे कि इसके अंदर डायरेक्टली लिटमस डिप कर दे तो वो H2SO4 ऐड करने की जरूरत नहीं थी। फिर सेकंड आता है कि इसी तरीके से प्रेजेंस ऑफ बेस को चेक करना था तो हमें लिटमस पेपर डिप कर सकते थे। लेकिन ये जो तरीका है ये देखने का है कि उसके अंदर क्या H+ आयंस प्रेजेंट है सॉल्यूशन के अंदर, यहाँ पर सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट करने का ये तरीका है। देन फिर इसके बाद में यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब यहाँ पे कहा गया है कि आपके पास में क्या है, एक रेडॉक्स रिएक्शन है। अब रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या होता है, रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब ये होता है कि जहां पर की ऑक्सीडेशन हो और रिडक्शन एक ही रिएक्शन में हो जाए तो वहां पर क्या होता है, उसी को यहाँ पर रेडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। तो अब देखो यहाँ पर आपको ऑक्सीडेशन अगर निकालना है तो वो किस तरीके से निकालोगे। तो देखो यार ऑक्सीडेशन का मतलब ये होता है कि आप लोग क्या करो कि उसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो इंक्रीज हो जाना चाहिए, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि इसको लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, ठीक है। अब इस रिएक्शन के अंदर हम देखते हैं, पहले इस रिएक्शन को लिखते हैं फिर उसके बाद में देखते हैं कि क्या है क्या नहीं है। और इसमें सबसे फर्स्ट हम लिखते हैं कि MnO2 और उसके साथ में क्या है यहाँ पर 4 of HCl जो कि हमें देता है MnCl
Cl2 और फिर उसके साथ में H2O है और फिर इसके साथ में क्लोराइड है, ठीक है। अब ये जो है इस रिएक्शन के अंदर आपको निकालना होगा कि रिडक्शन हो रहा है या ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो सबसे पहले आपको Mn जो है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना होगा कि इसका ऑक्सीडेशन आखिरकार है क्या। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो ऑक्सीजन के पास में यहाँ पर क्या होता है, वो होता है -2, तो यहाँ से Mn के ऊपर जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा वो आएगा यहाँ पे +4, ठीक है। और उसी तरीके से अगर Cl के ऊपर यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो वो हो जाएगा यहाँ पर -1। और फिर जब आप इसे सॉल्व करोगे तो MnCl2 के ऊपर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है यहाँ पे +2 और Cl2 में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है 0। ये याद रखना है कि अगर कोई भी गैस होती है अपने मॉलिक्यूल फॉर्म में तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट वहां पर 0 हो जाता है। तो अब यहां से आपको ऑब्जर्व ये करना है कि जैसे कि ये यहाँ पर +4 में था, Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट MnO2 के अंदर +4 था और जब ये MnCl2 के अंदर कन्वर्ट हुआ तो ये क्या हो गया, यहाँ पर ये +2 में कन्वर्ट हो गया। मतलब क्या हुआ कि Mn ने क्या करा कि 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर से ले लिया। तो मतलब अगर कोई इलेक्ट्रॉन बाहर से लेता है तो उसको कहा जाता है रिडक्शन, मतलब एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं रिडक्शन। और जैसे कि अगर बात करें यहाँ पर HCl है, HCl का ऑक्सीडेशन स्टेट HCl के अंदर -1 है और Cl2 के अंदर 0 है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि -1 से 0 में गया तो इसने क्या करा कि अपना एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया। तो जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करा तो ये क्या हो गया, ये हो गया ऑक्सीडाइज। तो ये कंसेप्ट होता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का। तो अब जैसे कि आप सिंपल सा बोल सकते हो कि यहाँ पर ये जो कंपाउंड है MnO2 जो है वो क्या हुआ, रिड्यूस हो गया MnCl2 के अंदर और जो HCl था वो ऑक्सीडाइज हो गया Cl2 के अंदर। ये आपको याद रखना है और इससे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। और फिर इसके बाद यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 3, जिसके अंदर की एक आप लोगों को एक्टिविटी है उसी को ही डेमोन्स्ट्रेट करा गया है। अब इस एक्टिविटी के अंदर क्या है कि आपको एक बंसन बर्नर दिया हुआ है और उसी के साथ में एक मैग्नीशियम रिबन है जिसको बर्न करा जा रहा है और यहाँ पर नीचे एक ऐश को कलेक्ट करा जा रहा है एक ट्रे के अंदर। तो यहाँ पर कौन सी रिएक्शन होगी या फिर क्या है, तो हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ अ रिएक्शन शोन इन द अबोव सेट। तो यहाँ पर इसमें कौन सी रिएक्शन हो रही है। सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम रिबन के अंदर मैग्नीशियम होता है और अगर कभी भी बर्निंग होती है तो वहां पर क्या होता है कि ऑक्सीजन उसके अंदर एडिशन होता है। जब कभी भी मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन होगा तो आपको मिलती है मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि यहाँ पर है इस ट्रे के अंदर जो है ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि इसका बाय प्रोडक्ट है रिएक्शन के बाद। और मेरा आप लोगों से क्वेश्चन रहेगा कि यहाँ पर इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए O2 के साथ में मेरे को X लगाना पड़ रहा है, तो X की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, 2 होगी या फिर 1/2 होगी। इसका आंसर आप लोग सभी लोग कमेंट सेक्शन में कर जरूर से बताइएगा कि अगर O2 इस रिएक्शन को बैलेंस करना है तो O2 के सामने मुझे इन तीनों वैल्यूज में से कौन सी वैल्यू लगानी होगी, ठीक है। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर से बताना। अब इसके बाद में यहाँ पर हम इनको देखते हैं। अभी सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि यहाँ पर ब्राउन पाउडर ऑफ ए मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म। तो यहाँ पर ये तो एकदम से इनकरेक्ट हो गया है क्योंकि ब्राउन पाउडर फॉर्म ही नहीं होता, व्हाइट कलर का पाउडर फॉर्म होता है। फिर सेकंड आता है कि कलरलेस गैस विच टर्म्स लाइम वाटर इनटू ए मिल्की इज इवॉल्व। तो यहाँ पर तो कोई गैस तो इवॉल्व ही नहीं हो रही और यहाँ पर जो गैस की बात करी जा रही है वो तो CO2 है, लेकिन यहाँ पर तो CO2 तो इवॉल्व ही नहीं हो रही, यहाँ पर तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। फिर थर्ड वाला ये है कि मैग्नीशियम रिबन बर्न विद द ब्रिलियंट व्हाइट लाइट। हाँ, ये वाला ऑप्शन एकदम से करेक्ट है क्योंकि जो मैग्नीशियम रिबन है वो जब बर्न होता है तो वो होता है एक व्हाइट लाइट के साथ में, काफी ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग व्हाइट लाइट के साथ में बर्न होता है। और फिर इसके बाद में यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 वो है कि जिसको कि यार एग्जाम्पल याद देना तो उससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा क्योंकि इसका जो पहला ऑप्शन है वही ऐसा है। अब जैसे कि इसके अंदर आपको ऑप्शन दिए हुए हैं कि कौन सी एसिटिक ऑक्साइड होगी, कौन से वाटर ट्रीटमेंट की यूज में लिया जाता है और कौन सा प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन होता है और प्रोडक्ट ऑफ इनकम्प्लीट कंबशन क्या होता है। तो देखो, अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन मतलब आप लोग बोल दोगे कि भैया हम तो CO2 रिलीज करते हैं। और इसी के साथ में आप लोगों ने एक एक्टिविटी देखी होगी, एक्टिविटी का नंबर तो याद नहीं है, लेकिन उसके अंदर क्या होता है कि आप जब एक टेस्ट ट्यूब लेकर के उसमें जब आप फूंक मारते हो तो वहां पर जो लाइम वाटर जो है वो मिल्की वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो वही यहाँ पर ये इसको आइडेंटिफाई करने का तरीका होता है। तो मतलब प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन आपको याद रखना है कि वो होता है यहाँ पे CO2 और प्रोडक्ट ऑफ इनकम्प्लीट कंबशन वो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। जब कभी भी अगर एयर की एक लिमिटेड सप्लाई ली जाती है तो यहाँ पे ये फॉर्म होता है। फिर इसके बाद में जो वाटर ट्रीटमेंट में यूज में लिया जाता है वो होती है क्लोरीन। अब इसका यूज आपको याद होना चाहिए। अब जैसे कि सिंपल से अगर आप इसके ऑप्शन भी देखोगे तो यहाँ पर ऑक्सीजन का और क्लोरीन
क्लोरीन का है, तो आपका कॉमन सेंस आना चाहिए कि यार ऑक्सीजन को तो मिला ही नहीं सकते पानी में, इसीलिए क्लोरीन को मिलाएंगे। और एसिटिक ऑक्साइड जो है वो है यहाँ पर CO2 होती है, इसी वजह से क्या हुआ कि इसका बी ऑप्शन एकदम से करेक्ट हो गया। आपको पता होना चाहिए कि एसिटिक ऑक्साइड कौन सी होती है, बस एक ही ज़्यादातर आएगी, वो है यहाँ पे CO2, तो इसको आपको याद रखना है। फिर इसके बाद में यहाँ पर आते हैं हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 5, जिसके अंदर की कहा गया है कि ऑन प्लेसिंग अ कॉपर कॉइन इन अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग ग्रीन फेरस सल्फेट सॉल्यूशन। अब देखो यहाँ पर क्या कहा गया कि एक जो कॉपर कॉइन है, मतलब कि यहाँ पर ये मेटल है जो कि है Cu, ठीक है, मतलब कॉपर, जिसको कि एक टेस्ट ट्यूब में रखा जाता है, जहां पर कि क्या है कि ग्रीन फेरस सल्फेट सॉल्यूशन है, जो कि क्या है वो है FeSO4 का सॉल्यूशन है। तो अब कहा जा रहा है कि क्या होगा, तो आप जब देखोगे कि यार FeSO4 को जब Cu को रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे हम इस रिएक्शन को बोल देंगे कि हो जाएगा CuSO4 और उसके साथ में Fe, ठीक है। ये रिएक्शन सही है या नहीं है, जल्दी से कमेंट में बताओ यस और नो करके कि भैया ये रिएक्शन आपने सही लिखी है या फिर गलत लिखी है। जल्दी से इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताओ कि ये सही है या गलत है। अब जो भी बच्चे इसको सही बोल रहे हैं उन्होंने यहाँ पे गलती कर दी और ये रिएक्शन हो ही नहीं सकती। क्यों? इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि इस रिएक्शन के अंदर आप देखो कि एक तरफ तो है आयरन और एक तरफ है कॉपर। तो अगर बात करें कॉपर की रिएक्टिविटी की तो कॉपर काफी ज्यादा कम रिएक्टिव होता है, और अगर ऐसा ना हो करके ये होता कि CuSO4 और उसके साथ में Fe होता तो ये रिएक्शन हो जाती, क्योंकि Fe जो है वो Cu को हटा करके आ सकता था, क्योंकि Fe यहां पर ज्यादा रिएक्टिव है, तो जिस वजह से ये रिएक्शन नहीं हो। ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये जब भी होती है जब यहाँ पर एक मोर रिएक्टिव होता है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन है तो कॉपर के डालने से कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। इसी वजह से जो इसका करेक्ट आंसर है वो रहेगा कि रिमेन ग्रीन सॉल्यूशन विद नो चेंज इन द कॉपर कॉइन। कोई भी चेंज नहीं होगा क्योंकि Fe उसके साथ में रिएक्शन ही नहीं करेगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। फिर इसके बाद में यहाँ पर आते हैं हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 6। अब यहाँ पर बात करेगी कि अनीता एडेड अ ड्रॉप each of dilute acetic acid and a dilute hydrochloric acid on a pH paper and compared the color, and which of the following is the correct for conclusion। तो अब देखो क्या होता है कि एक pH स्केल वो होती है जिसके ऊपर कि आपके पास में वैल्यूज होती हैं pH की कि इतनी pH है, 0 से लेकर के 14 तक ये वैल्यू वेरी करती है। और यहाँ पर इसमें ये जो होता है ये होता है 7 की तरफ, और ये न्यूट्रल पॉइंट होता है, ये बेस पॉइंट होता है और ये एसिड का पॉइंट होता है, ठीक है। अब इसमें कहा यह गया है कि आपको 2 एसिड दे दिए गए और उनमें डिप करने के बाद में अब आपको बताना है कि कौन सा वाला ज्यादा एसिडिक है, कौन सा वाला ज्यादा बेसिक है। तो अब सभी को पता होना चाहिए कि जो एसिटिक एसिड जो है ये क्या है, ये है एक वीक एसिड है, ठीक है, वीक एसिड है। और याद रखना कि जो वीक एसिड होते हैं वो थोड़े न्यूट्रल की तरफ होते हैं, तो अब जब न्यूट्रल की तरफ होंगे तो उनकी जो पीएच की वैल्यू है वो ज्यादा होगी, और जिसकी पीएच की वैल्यू कम होती है वो क्या होते हैं, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। यहां पे आपको ये बात याद रखनी है कि जिसकी पीएच वैल्यू जितनी ज्यादा कम होगी एसिड के केस में, जितनी ज्यादा आप छोटी कर सकते हो वो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। आपको अपना दिमाग नहीं लगाना कि जिसके ज्यादा नंबर आते हैं वो ज्यादा इंटेलिजेंट है, नहीं, यहां पर जिसके ज्यादा नंबर आते हैं वो वीक होता है। तो इसी वजह से आप लोग इसके ऑब्जर्वेशन में ये देखोगे कि यहाँ पे इसको जब आप ये पूरी ऑब्जर्वेशन पढ़ेंगे तो यहाँ पर आप ये पाएंगे कि pH ऑफ एसिटिक एसिड इज मोर देन दैट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि एकदम से करेक्ट हो जाएगा और 6th का ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद में जो क्वेश्चन नंबर 7 आता है ये एक इंपॉर्टेंट और एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट लग रहा है इसमें। अगर आपका इसमें कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप डेफिनेटली इसके अंदर गलती करके आओगे। एक बार आप लोग कमेंट में बता दो कि भैया 7th का आंसर ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा, अपना दिमाग लगा करके करो। अगर नहीं आ रहा है तो मैं बताऊंगा, लेकिन एक बार ट्राई जरूर से करना, ठीक है। अब देखो ये जो है इसके अंदर यहाँ पर कुछ एक आप लोगों को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दिए हुए हैं और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। तो सबसे पहले आपको एक कंपाउंड दिखेगा जिसके अंदर की 2 कार्बन है, उसके साथ में एक डबल बॉन्ड है। इस कंपाउंड का जो नाम है वो है इथीन, इसका नाम है। और फिर इसके बाद में यहाँ पर एक ये दिया हुआ ये होता है इथेनॉइक एसिड, ठीक है। ये इनके नाम है, ठीक है। आपको याद नहीं है तो कोई बात नहीं, जब पढ़ोगे तो इनको याद कर लेना। फिर इसके बाद में सी वाला जो है ये क्या है, ये है एक इथेन। और फिर लास्ट वाला जो है वो है इथेनॉल, ठीक है। ये सभी के सभी अलग अलग हैं और इनकी अलग अलग कैटेगरी है, ठीक है। अब ये क्या क्वेश्चन है,
क्वेश्चन में यहां पर कहा गया है कि ए और बी जो हैं वो एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अब अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होता है? अनसैचुरेटेड का मतलब ये होता है कि वहां पर एडिशन हो सकता है हाइड्रोजन का। तो अब देखते हैं भैया कि क्या ए वाले के अंदर हाइड्रोजन ऐड कर सकते हैं, मतलब कि जहां पर भी आपको डबल या फिर अगर ट्रिपल बॉन्ड दिख जाए तो वो क्या होते हैं? वो होते हैं आपके पास में अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो यहां पर क्या है भैया, एक साफ सा डबल बॉन्ड है, तो ए तो क्या हो गया? अनसैचुरेटेड। लेकिन अगर वहीं पर ही बात करें बी की, तो बी वाले कुछ बच्चों ने बोल दिया होगा कि भैया ये यहां पर अनसैचुरेटेड है, लेकिन बी क्या है? अनसैचुरेटेड नहीं है। अब ऐसा क्यों? आप बोलोगे कि भैया यहां पर तो हम हाइड्रोजन को ऐड कर सकते हैं ना, लेकिन यहां पे ध्यान से देखो कि यहां पे हाइड्रोजन के अलावा एक ऑक्सीजन प्रेजेंट है, लेकिन यहां पर बात करी जा रही है हाइड्रोकार्बन की। हाइड्रोकार्बन में सिर्फ और सिर्फ दो एलिमेंट होने चाहिए, कार्बन और हाइड्रोजन, फिर उसके साथ में इनके डबल बॉन्ड या फिर इनके ट्रिपल बॉन्ड ही होने चाहिए। उसके अलावा इनको पांचवा मेंबर पसंद ही नहीं आता, ये उठा के फेंक देते, बोलते हम नहीं कर रहे, हम नहीं रख रहे इसको हमारे ग्रुप में। बहुत ही ज्यादा एक तरीके से आप ये बोल सकते हो कि अपना ग्रुप बहुत अच्छा बना के रखते हैं। और फिर इसके बाद में सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है कि जो हमारे जो दूसरे हैं, जैसे कि अगर बात करें कि सी और डी जो है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अब यार सी और डी कैसे हो सकते हैं? क्योंकि डी वाले के अंदर क्या हो गया, यहां पर क्या आ गया? वो आ गया ऑक्सीजन, जिस वजह से ये क्या हो गया? हाइड्रोकार्बन ही नहीं हुआ, तो सैचुरेटेड तो बहुत दूर की बात है। और फिर लास्ट वाले के अंदर यहां पे कहा गया है कि आपके पास में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट चेंजेस ए टू सी। मतलब अगर आपके पास में कैटलिस्ट है तो आप ए को सी में कन्वर्ट कर सकते हो, मतलब आप हाइड्रोजन ऐड करके कर सकते हो। तो ये बहुत ही आसानी से कर सकते हो। इस बॉन्ड को हटाओ, ये वाला जो बॉन्ड है इसको हटाओ, एक हाइड्रोजन इधर लगाओ और फिर एक हाइड्रोजन इधर लगा दो, दो हाइड्रोजन लग जाएंगे जो कि यहां पर लगा दिए गए। तो ये इसमें कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन इसके लिए कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि क्या होता है? वो होता है निकल। ठीक है, निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में ये हो जाता है। तो इसका सही ऑप्शन रहेगा वो रहेगा सी, और ये काफी ज्यादा ट्विस्ट वाला आंसर था। और फिर इसी के साथ में और थोड़ा ट्विस्ट लाते हुए यहां पर आता है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर कहा यह गया है, अगर आपने सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी को पढ़ा है या फिर किसी के मात्र नोट्स पढ़े हैं तो आपको यहां पर इसमें समस्या हो सकती है। अब समस्या क्या होगी? समस्या ये होगी कि आपको इसका डायग्राम जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आए एनसीईआरटी के डायग्राम से। अब जैसे कि एनसीईआरटी के अंदर डायग्राम ऐसा नहीं है, एनसीईआरटी के अंदर डायग्राम कुछ ऐसा है कि यहां पर इसके अंदर ऐसे छोटे छोटे डॉट्स दिए हुए हैं, ये सेकेंड और थर्ड लेयर के अंदर यहाँ पे ये इस तरीके से। ठीक है, ये जो लेयर हैं इनके अंदर ये जो डॉट्स हैं ये क्या है? ये है ग्रीन पिगमेंट। क्या है? ये है ग्रीन पिगमेंट, जिसकी हेल्प से क्या होता है? वो होता है फोटोसिंथेसिस। सेकंड और थर्ड लेयर के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। तो अब आपकी एनसीईआरटी के अंदर आपने देखा होगा कि जो ग्रीन कलर के डॉट्स दिए हुए हैं उसमें वही यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। अब इसमें क्वेश्चन ये है कि आपको ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ अ लीफ आइडेंटिफाई द लेयर ऑफ अ सेल वेयर द मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस अगर, तो अब ऐसी कौन सी जगह जहां पर मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होगा? तो अब मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस तो वहां पर ही होगा ना जहां पर कि ग्रीन पिगमेंट की मैक्सिमम प्रेजेंट रहेगा। तो ग्रीन पिगमेंट जो प्रेजेंट रहता है वो सेकंड और थर्ड लेयर में सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है, इसीलिए ये हो गया इसका करेक्ट आंसर। इसीलिए बोल रहा हूं कि ये ट्विस्ट से भरा हुआ पेपर है। आपको मतलब सिर्फ और सिर्फ पढ़ने से पेपर सॉल्व नहीं होगा, आपको इसके लिए अच्छे से नॉलेज चाहिए होगी जिससे कि आप इस पेपर को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। और फिर इसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो कि है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर कहा यह गया है कि ऑब्जर्व द एक्सपेरिमेंटल सेटअप शोन बिलो एंड नेम द केमिकल कंपाउंड एक्स इंडिकेट दैट कैन एब्जॉर्ब द गैस विच इज इवॉल्व एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि आपको एक कंटेनर दिया गया है और उसके अंदर एक प्लांट है और उसी के साथ में कंपाउंड एक्स रखा हुआ है। तो ये क्या है? ये है आप लोगों की एक एक्टिविटी। ठीक है, अब एक्टिविटी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, तो इसमें बस एक कंपाउंड है जिसकी की इंपॉर्टेंस ये है कि ये जो कंपाउंड रखा हुआ है ये एब्जॉर्ब कर लेगा जो भी ये बाहर देगा। तो यहाँ पर ये प्लांट क्या देगा? प्लांट यहाँ पर देगा ऑक्सीजन। गलती मत कर देना, CO2 नहीं देती, ये ऑक्सीजन देते हैं। ठीक है, और फिर जब ये ऑक्सीजन देते हैं तो ये क्या करते हैं? ये इसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो आपने पढ़ा होगा कि यहाँ पर इसमें ऐड करा जाता है KOH, जिसको कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो वही यहां पर कंपाउंड ऐड करा जाता है जो कि क्या करता है कि ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिस वजह से इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा यहां पर बी ऑप्शन एकदम से करेक्ट है। ये एक्टिविटी से बेस्ड क्वेश्चन था इसका।
और फिर इसके बाद में यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 10, जिसके अंदर की कहा यह गया है कि आपको एक टॉल टी प्लांट दिया गया है, इज क्रॉस्ड विद द प्योर ड्राफ्ट प्लांट, पी प्लांट ही है दोनों, एक बड़ा है और एक छोटा है। देन व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ F1 एंड F2 जनरेशन विल बी टॉल, मतलब टॉल होने की क्या परसेंटेज रहेगी। तो हम क्या बोलते हैं कि पेरेंट जो हैं वो है यहाँ पर टी और एक है ड्राफ्ट, मतलब स्मॉल टी से हमने उनको बोल दिया। तो अब जब F1 जनरेशन बनेगी इनकी, ठीक है, F1 जनरेशन बनेगी तो क्या होगा कि सबसे पहले तो बनेगा टी और ये एक स्मॉल टी आ जाएगा, मतलब पहले वाला और एक ये वाला ग्रुप हो गया। फिर इसके बाद में क्या करेंगे कि यही फर्स्ट वाला इसके सेकंड के साथ में जाएगा तो यहाँ पर भी टी फॉर्म हो गया। फिर उसके बाद में यहाँ पर ये सेकंड वाला फर्स्ट के साथ में जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा टी और टी फॉर्म हो जाएगा। और लास्ट के अंदर क्या होगा कि ये जो कैपिटल टी है ये इसके सेकंड टी के साथ में जाएगा तो यहाँ पर टी हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर डोमिनेंट जो कैरेक्टर है वो क्या है, वो है टॉल। तो क्या होंगे, सारे के सारे 100% टॉल रहेंगे, ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। अब इसके बाद में अगर बात करें F2 जनरेशन की, तो F2 में क्या करना है आपको, इनमें से कोई भी दो पेरेंट उठा लो, डबल टी हैं दोनों की दोनों, कोई से भी उठा लो, फिर आपने यहां पर ऐसे सिलेक्ट करा, ठीक है, डबल टी। अब जब आप इसे देखोगे कि यहाँ पर जब हम इसकी ब्रीड करवाएंगे तो कैपिटल टी से कैपिटल टी हो गया, ये बन गया, और फिर उसके बाद में कैपिटल टी से स्मॉल टी हो गया, ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी टॉल हो गया। लेकिन फिर उसके बाद में अगर बात करें स्मॉल टी का कैपिटल टी के साथ में, ये फिर से यही बन जाएगा और लास्ट के अंदर जो फॉर्म होगा वो होगा ये स्मॉल टी के साथ में स्मॉल टी, मतलब कि इसमें एक ही प्लांट क्या हुआ, वो हुआ स्मॉल। तो आप ये बोल सकते हो कि इसकी जो प्रोबेबिलिटी या फिर परसेंटेज जो है वो हो गया यहाँ पर 75%। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है वो ये रहने वाला है कि इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा डी ऑप्शन, एकदम से करेक्ट है कि 100% एंड 75%। तो आप ये भी याद रख सकते हो कि F1 जनरेशन के अंदर कोई भी वेरिएशन नहीं आता है हाइट में। और फिर इसके बाद में यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, जिसके अंदर की कहा गया कि ऑब्जर्व द 3 फिगर्स गिवन बिलो, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्पाइट द ट्रॉपिक मूवमेंट अप्रोप्रिएटली। तो मतलब आपको यहाँ पर एक प्लांट दिया गया है, अलग अलग सिचुएशन में दिया गया है कि वो बाहर रखा हुआ है, तो कौन सा वाली सिचुएशन एकदम से सही है। तो आपको क्या पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि ये तो होती है इसकी रूट्स, ठीक है, ये होती हैं रूट्स जो कि जमीन की तरफ जाते हैं, जो कि पता है सभी को, फिर भी मैं बता रहा हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पर ये जो होता है ये होता है इसका स्टेम, जो कि क्या होता है कि लाइट की तरफ जाता है और इसका काम होता है फोटोसिंथेसिस का। तो रूट का काम है कि वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो, उनका काम है कि पानी को कलेक्ट करें, और जो स्टेम का काम है कि वो क्या करे कि CO2 को कलेक्ट करे और फूड फॉर्मेशन करे, फोटोसिंथेसिस करे, लाइट को एब्जॉर्ब करे। तो यहाँ पर जो स्टेम जो है वो जाती है लाइट की तरफ। तो अब आपको देखना होगा कि कहाँ पर लाइट की तरफ जा रही है, ये तो क्या कर रही है कि ग्राउंड की तरफ जा रही है, जो कि एकदम से इनकरेक्ट है। फिर ये तो लाइट की तरफ जा रही है, लेकिन इसमें देखो कि ये जो रूट है ये भी लाइट की तरफ जा रहे हैं, जबकि इनको क्या जाना चाहिए था, नीचे ग्राउंड की तरफ जाना चाहिए था। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। तो इसका सही आंसर रहेगा डी ऑप्शन, एकदम से करेक्ट रहने वाला है। और फिर इसके बाद में हमारे पास में आता है क्वेश्चन नंबर 12, जिसके अंदर की कहा गया कि द डायग्राम शोज बिलो डिसिपाइड पॉलिनेशन, चूज द ऑप्शन दैट विल शो अ मैक्सिमम वेरिएशन इन ऑफस्प्रिंग। तो मतलब ये है कि यहाँ पर इनके बीच में पॉलिनेशन हो रहा है, तो किसके अंदर मैक्सिमम वेरिएशन आएगा। तो मैक्सिमम वेरिएशन जब आता है जबकि आप लोग क्रॉस पॉलिनेशन करते हो, मतलब अगर खुद के अंदर ही अगर सेल्फ पॉलिनेशन होता है तो वहां पर मिनिमम वेरिएशन आता है, लेकिन जो सबसे ज्यादा वेरिएशन आता है वो आता है क्रॉस पॉलिनेशन में। तब जैसे कि अगर बात करें ए में, तो ए में क्या हो रहा है कि यहाँ पर एक अपने आप से ही इसमें सेल्फ पॉलिनेट होता जा रहा है, मतलब दूसरे प्लांट का कोई रोल नहीं है। इसी तरीके से सी में भी क्या हो रहा है कि ये अपने अंदर ही पूरा पूरा सेल्फ हो रहा है। लेकिन अगर बात करें बी में, तो बी में ये हो रहा है कि ये और ये जो हैं आपस में क्रॉस पॉलिनेट कर रहे हैं, मतलब अलग अलग इनके पेरेंट हैं। अगर कोई ये मेल है तो यहाँ पर इधर की तरफ फीमेल होगा, जब भी जाकर के इनके बीच में क्रॉस पॉलिनेशन होगा और फिर यहाँ पर मैक्सिमम वेरिएशन इस केस में आएंगे। और इसी केस के अंदर डी के अंदर होगा कि यहाँ से डी से होकर के बी में जाए, या फिर ये जो भी होगा वो एकदम से सही रहेगा। तो जिसमें मैक्सिमम वेरिएशन है वो हो जाएगा इसका बी एंड डी, एकदम से करेक्ट ऑप्शन है। और जिसके अंदर मिनिमम वेरिएशन है बी और डी तो हो गया मैक्सिमम, और मिनिमम वाले हो जाएंगे ए एंड सी। और फिर इसके बाद में हमारे पास में आता है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 जो है
इसको अगर आपने थोड़ा ध्यान से पढ़ा होगा, एक तरीके से अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर उसको ध्यान से पढ़ा होगा, तो ही आप इसका आंसर कर सकते हो। अब ये बात है कि अ कंप्लीट सर्किट इज लेफ्ट फॉर द सेवरल मिनट्स, मतलब कि एक सर्किट है जिसको कि काफी मिनट तक ऑन छोड़ दिया गया, एंड कॉजिंग द कनेक्टिंग कॉपर वायर टू बिकम हॉट, और उसके साथ में कॉपर वायर को कनेक्ट कर दिया कि वो गर्म हो जाए। एज द टेम्परेचर ऑफ वायर इंक्रीजेस द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ द वायर क्या होगा। तो अब देखो क्या हो रहा है कि उसके अंदर जो करंट है वो काफी अच्छे से हमने उसमें फ्लो करवा दिया, ठीक है। अब इसका एक लॉजिक तो ये भी है कि उसमें से क्या होगी कि हीट रिलीज होगी। अब जब हीट उसमें से रिलीज हो रही है तो हम उसका फॉर्मूला लगा देंगे, वो लगा देंगे I² R और T। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि हीट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी रेजिस्टेंस के। तो मतलब अगर उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, हीट भी इंक्रीज होगी, तो मतलब उसका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। इससे भी आंसर आ सकता है, लेकिन मैं आप लोगों को थोड़ा इसको अंदर से एक्सप्लेन करता हूं। वो ये है कि एक कंडक्टर है, ठीक है, कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर काफी सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जब उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हुई तो क्या हुआ कि वो एक दूसरे से टकराने लग गए और काफी सारा मूवमेंट होने लग गया, जिस वजह से क्या हुआ कि उनके अंदर टेम्परेचर भी राइज आने लग गया। और जब इतना ज्यादा सडन मूवमेंट होता है तो वहां पर क्या होता है कि जो उनका रेजिस्टेंस है वो भी इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली रेजिस्टेंस क्या होता है, वो होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहां पर आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन की जो एक तरीके से काफी सारे इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से घूम रहे हैं, तो वहां पर क्या होगा कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी, एकदम से सही आंसर रहेगा। और फिर इसका यहां पर आता है क्वेश्चन नंबर 14। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14 देखते ही हो सकता है कि कुछ बच्चों को बुखार चढ़ जाएगी, बोलेंगे कि यार भैया इतना पेपर ज्यादा टफ आ जाएगा क्या। देखो पेपर टफ नहीं आएगा, उसका आपको बस देखने का जरिया जो है वो टफ बना देगा उसको। जैसे कि अब इसके अंदर कहा गया कि कॉपर वायर है जिसको कि हेल्ड करा गया है पोल ऑफ मैग्नेट के बीच में, इस तरीके से इसको हेल्ड कर रखा है, और इसमें से जो करंट है एक बार अगर आप चाहो तो इधर भेज दो, और अगर आपका मन कर रहा है कि यार मैं तो इधर भेजूंगा, तो आपकी मर्जी, आप जिधर भी भेजना चाहो भेज सकते हो। तो अब इसमें होगा क्या, इसमें आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, पढ़ते आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या है इसके अंदर, कि द करंट इन द वायर कैन बी रिवर्स्ड एंड द पोल ऑफ द मैग्नेट कैन आल्सो बी चेंज्ड इन हाउ मैनी ऑफ द 4 डायरेक्शंस शोन कैन अ फोर्स एक्ट ऑन द वायर। तो मतलब किस डायरेक्शन के अंदर जो फोर्सेज हैं वो एक्ट कर सकती हैं। तो देखो हमारी सिंपल से हम क्या करते हैं, हमारी मोटर बनाते हैं, क्या करते हैं हम हमारी खुद की मोटर बनाते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, जिससे कि आप पढ़ करके बड़े हुए हो, ठीक है। ये नॉर्थ पोल बना दिया, और ये यहाँ पर मैंने क्या बना दी, ये बना दिया मैंने साउथ पोल, ठीक है, ये इस तरीके से है। और इसके अंदर जो मैग्नेटिक लाइंस हैं वो इस तरीके से, ठीक है, ये हो गया। और फिर इसके बाद यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये है वायर, जो कि अभी हमने क्वेश्चन में डिस्कस करा था, वही है यहाँ पे वायर। तो अब क्या होगा कि इसके अंदर जो आई है वो इधर ऊपर से नीचे फ्लो कर रहा है। तो आपको क्या करना है कि अपने थंब को क्या करना है कि करंट के डायरेक्शन में कर लेना, और ये तो होगी आपके पास में डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और फिर उसके बाद आपकी जो फिंगर होगी वो बता देगी कि फोर्स कहां पर लगेगी। तो सबसे पहले जब आप देखोगे तो जो फोर्स लग रही है वो क्या लग रही है, आउटवर्ड, मतलब कि ऊपर की तरफ। आप देखोगे कि यार ये ऊपर की तरफ फोर्स लग रही है, मतलब अपवर्ड्स। और फिर उसके अंदर जब अगर हम रिवर्स कर देंगे इसको, जैसे कि करंट जो था इसकी डायरेक्शन को रिवर्स करेंगे, तो क्या होगा कि यहां से जब हमने इसको डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया तो यहां से डाउनवर्ड अपवर्ड था, तो ये यहां पर डाउनवर्ड चला जाएगा। और फिर इसके बाद में ये भी कहा गया है कि 2 के अंदर तो आप चेंज कर सकते हो करंट चेंज करके, वहीं पर अगर मैं कहूं कि ये जो नॉर्थ है इसको आपको क्या कर देना है साउथ, और ये जो साउथ है इसको कर दो नॉर्थ, तो यहाँ पर पूरा पूरा खेल चेंज हो जाएगा। खेल ये चेंज हो जाएगा कि यहाँ पर इसको हटा करके, ठीक है, ये यहाँ पर इधर की तरफ आ जाएगी मैग्नेटिक फील्ड, और जब इधर की तरफ आएगी तो भी इसमें 2 ही सिचुएशन बनेंगी, एक अपवर्ड की और एक डाउनवर्ड की। तो दोनों सिचुएशन इसके अंदर बनेंगी, 2 इसमें बनी है और 2 जब हमने करंट चेंज करा था जब बनी है। तो टोटल यहाँ पर कितनी डायरेक्शन आ जाएंगी, वो आ जाएंगी मात्र 2 ही डायरेक्शन आएंगी, क्योंकि दोनों के अंदर क्या हो रहा है कि ऊपर और नीचे की ही डायरेक्शन आ रही है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा बी ऑप्शन, एकदम से सही आंसर रहेगा, ठीक है। और फिर इसके बाद में यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 15। अब क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर कहा यह गया है कि अ प्लास्टिक इंसुलेशन सराउंड अ वायर हैविंग अ डायमीटर d एंड लेंथ l एज शोन अबव। तो यहाँ पर क्या है कि एक जो है हमारे पास में वायर है जिसकी की जो डायमीटर है वो है d और उसकी लेंथ है वो है l। और फिर उसके बाद में कहा यह गया है कि अगर हमें इसका रेजिस्टेंस बढ़ाना होगा, कि इफ वी वांट्स टू डिक्रीज, मतलब सॉरी मैंने इंक्रीज बोल दिया था, डिक्रीज द रेजिस्टेंस
व्हाट वुड बी प्रोड्यूस बाय एन इंक्रीज इन। तो मतलब ये कि अगर आपको रेजिस्टेंस को डिक्रीज कर रहे हैं तो आपको ऐसा क्या करना होगा कि उसका जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज हो जाए, किसको बढ़ाने से ऐसा हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। तो मतलब ए का मतलब यहाँ पर होता है कि आपको सिंपल सा डायामीटर को काम में लेना है, डायामीटर या फिर रेडियस जो भी है उसको यहाँ पर आपको काम में लेना है। तब आपको कहा यह गया है कि रेजिस्टेंस को डिक्रीज करो। अब रेजिस्टेंस को डिक्रीज आप कैसे कर सकते हो, या तो आप इसके जो डिवाइड करने वाला है उसको इंक्रीज कर दो, तो क्या होगा कि इसकी ओवरऑल वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। तो वही हम करते हैं कि जो डायामीटर है उसको इंक्रीज कर देते हैं जिससे कि उसका एरिया इंक्रीज होगा। एरिया इंक्रीज होने से क्या होगा कि ये पूरी पूरी जो टर्म है वो हो जाएगी यहाँ पर डिक्रीज। तो इसी वजह से हम ये बोल सकते हैं कि हमें क्या करना होगा कि डायमीटर ऑफ वायर को इंक्रीज करना होगा बी में। और अभी आप लोग बताओ कि रेजिस्टेंस के अंदर अगर मैं एरिया को कांस्टेंट रखता हूं कि मैं डायमीटर को चेंज नहीं करता और मैं लेंथ को क्या करता हूं, मैं लेंथ को इंक्रीज करने लग जाता हूं, तो क्या होगा, मतलब अगर मैं लेंथ को इंक्रीज कर रहा हूं तो रेजिस्टेंस के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। जल्दी से इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बता दो। अगर अभी तक देख रहे हो तो एक बार जरूर से आप इसका आंसर बताइएगा, ठीक है। और फिर इसके बाद में हमारे पास में आते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16। अब क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर क्या कहा गया है भाई, अब इसके अंदर ये कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न करेक्टली डिस्क्राइब द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। तो भैया ये जो है ये सबसे ज्यादा सुखद क्वेश्चन है और सबसे लास्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का। तो आपको एक सुख दे दिया कि यार तुम्हारे स्टार्टिंग का क्वेश्चन भी आसान था, लास्ट वाला भी इजी दे दिया, तो मतलब तुम खुश रहो। तो देखो क्या है, ये भी एक एक्टिविटी के ऊपर ही बेस्ड क्वेश्चन है। इसके अंदर कि आपने एक वो एक्टिविटी देखी होगी कि उसके अंदर एक लॉन्ग वायर जा रहा है और फिर उसके सराउंडिंग में इस तरीके से ये जो डॉट है ये है वायर और इसके सराउंडिंग में इस तरीके से वो बन रही थी। नेल्स को जब हमने करा था कि आयरन के फिलिंग्स को जब उस पर डालता तो इस तरीके से ये शेप हो रही थी। तो इन शेप को कहा जाता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल इसलिए क्योंकि इन सभी का सेंटर क्या है, वो एक ही है जो कि वायर है काफी ज्यादा लॉन्ग वाला। तो इसके अंदर इसका आप सही आंसर बता दोगे कि डी ऑप्शन एकदम से सही रहेगा क्योंकि कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्रिएट होंगे वायर के अराउंड में। तो यहाँ पर ये हो गया, इसका डी ऑप्शन एकदम से करेक्ट है। अब इसके बाद में यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर के 20 तक, वो है असर्शन और रीजनिंग का। कि आपको सबसे पहले बताया जाएगा कि ये ऐसा है और फिर इसके पीछे का रीजन ये है। तो आप ये बताओ कि कौन से वाला करेक्ट है कौन से वाला इनकरेक्ट है। तो अब अगर बात करें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 14 की, तो क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर कहा यह गया है, एसर्शन में यह दिया गया है कि सिल्वर ब्रोमाइड जो है डिकम्पोज हो जाता है, जो कि डिकम्पोजिशन होता है उसको यूज में लिया जाता है ब्लैक और व्हाइट फोटोग्राफी में। हाँ एकदम से करेक्ट बात है कि सिल्वर ब्रोमाइड को यहाँ पे व्हाइट और ब्लैक फोटोग्राफी में काम में लिया जाता है। और फिर सेकेंड इसका रीजन ये दिया गया है कि ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लाइट प्रोवाइड एनर्जी फॉर दिस एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो यहां पर इसने एक्सोथर्मिक लिख करके फंस गया। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है, एक्सोथर्मिक का मतलब होता है कि जो रिएक्शन इन्वायरमेंट को एनर्जी दे, लेकिन इसके अंदर क्या हो रहा है कि लाइट जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करवा रही है, मतलब लाइट एनर्जी दे रही है तो उसके अंदर तो एनर्जी दी जा रही है ना, तो इसमें बाहर थोड़ी दे रहे हैं। तो अगर एक्सोथर्मिक की जगह पर अगर वो एंडोथर्मिक दे देता तो ये सेकंड वाला ट्रू हो जाता, लेकिन अब ये फॉल्स हो गया। तो इसका जो सही ऑप्शन आपके पास में रहेगा कि असर्शन तो क्या है, ये तो है ट्रू, और जो हमारे पास में रीजन है ये क्या है, ये है एकदम से फॉल्स। सबसे गलत बात कर दी इसने, इसलिए इसके नंबर काट दो, ओवर एक्टिंग के 20 रुपए काट दो इसके, ठीक है। और फिर इसके बाद में यहाँ पर आते हैं हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 18। अब देखो क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर कहा यह गया है कि आपके पास में एक हाइट ऑफ जो पी प्लांट है वो कंट्रोल करी जाती है बाय द एफिशिएंसी ऑफ द एंजाइम, जो कि एकदम से सही बात है, एंड इज थस कंट्रोल जेनेटिकली। तो मतलब जेनेटिकली इसीलिए कंट्रोल होती है क्योंकि ये एंजाइम्स के थ्रू होता है। हाँ एकदम से ये स्टेटमेंट के लिए मैं एग्री कर रहा हूं कि ये एकदम से ट्रू है इसका। फिर इसका रीजन ये यहां पर दिया गया है, ऐसा रीजन इसलिए होता है क्योंकि सेल्यूलर जो डीएनए होता है इज द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग द प्रोटीन इन द सेल। हाँ भैया इसमें एकदम से इसने समझदारी वाली बात करी गई है कि जो डीएनए होता है, डीएनए के पास में ही पूरी पूरी इंफॉर्मेशन सोर्स होती है कि किस तरीके से प्रोटीन बनेगा एक सेल में। तो यहां पर ये भी क्या हो गया, ये हो गया एकदम से ट्रू। तो यहां पर जब सब कुछ ट्रू है तो यहां पर फिर कंफ्यूज करने के लिए आ जाता है कि भैया आप ये बताओ कि एक्सप्लेनेशन सही है या नहीं है। तो इसका एक्सप्लेनेशन भी एकदम से सही है। तो जो हमारे पास में 18th वाले का आंसर रहेगा वो ए ऑप्शन एकदम से करेक्ट रहेगा। और फिर इसके बाद यहां पर आता है क्वेश्चन नंबर 19। अब क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर कहा यह गया है कि आपके पास में
एम्फीबियंस। अब देखो आपके पास में तो एम्फीबियन हो नहीं सकते क्योंकि आप लोग इंसान हो, हम क्या हैं, हम हैं मैमल्स। तो यहाँ पर बात करी जा रही है किसकी, एम्फीबियंस की। तो एम्फीबियंस में के रिलेटेड बात की गई है कि एम्फीबियंस कैन टॉलरेट मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। हाँ, एकदम से सही बात है कि वो इसको टॉलरेट कर सकते हैं, लेकिन जो हम ह्यूमन बींग्स है ये इसको बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करते। हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आता कि जो हमारा ऑक्सीजन वाला खून है और जिसमें से ऑक्सीजन निकाली हुई है उसको मिक्स कर दोगे तो हम शांत बैठेंगे, हम शांत नहीं बैठते इसको लेकर के। तो ये एम्फीबियंस के लिए ट्रू है, स्टेटमेंट एकदम से ट्रू रहा भाई। और फिर इसके बाद यहाँ पर रीजन क्या दिया हुआ है, रीजन ये दिया हुआ है कि एम्फीबियंस आर द एनिमल्स विद द 2 चैम्बर्ड हार्ट। तो अब यहाँ पर आ गया ट्विस्ट। तो अब यहाँ पर मैं क्वेश्चन पूछता हूं कि यहाँ पर एम्फीबियंस के अंदर कितने चैम्बर का हार्ट होता है। जल्दी से क्या करोगे, कमेंट के अंदर बताओगे कि भैया ये जो 19th वाले का आंसर है वो ये है। जल्दी से इसका आंसर बताओ यार। देखो मैं इसका आंसर बताने को बहुत ज़्यादा बेताब हूँ, लेकिन मैं आपसे भी सुनना चाहता हूँ। अब देखो जिसको नहीं आ रहा वो जाकर के इसको एक बार ज़रूर से पढ़ लेना। वो ये है कि जितने भी एम्फीबियंस होते हैं उनके पास में 2 ना होकर के उनके पास में 3 चैम्बर होते हैं। जब 3 चैम्बर होते हैं इसीलिए उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर 19th वाले का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा यहाँ पर दोनों की दोनों एकदम से करेक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 2 की बात करी गई है और ये यहाँ पर मतलब होते 3 हैं लेकिन ये बात 2 की कर रहा है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया फॉल्स। तो ये स्टेटमेंट हो गया। और फिर लास्ट वाले के अंदर ये दिया गया है कि ऑन फ्रीइंग सस्पेंडिंग अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड इट कम्स टू अ रेस्ट इन अ जियोग्राफिकली NS डायरेक्शन। और फिर इसके बाद में इसका रीजन ये दिया हुआ है कि वन एंड ऑफ अ करंट कैरिंग स्ट्रेट सोलेनॉइड बिहेव एज अ नॉर्थ पोल एंड द अदर एंड एज अ साउथ पोल। एकदम से करेक्ट बात है, इसमें तो इसने कोई गलती नहीं करी और इसने सब कुछ ही सही बोल दिया कि दोनों के दोनों करेक्ट है, दोनों करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो 20 वाले का जो करेक्ट आंसर हो गया वो हो गया आई थिंक कि ए ऑप्शन एकदम से करेक्ट है। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। अब इसके बाद में नेक्स्ट सेक्शन आता है, वो आता है यहाँ पर सेक्शन बी। अब सेक्शन बी के जो क्वेश्चंस हैं वो है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, मतलब आपका जितना मन करे आप उतना इसमें लिख करके आ सकते हो। अब जैसे कि इसके अंदर अगर आपको बताऊं कि वर्ड लिमिट जो रहती है वो रहती है क्या, मतलब 1 से 2 लाइनों के अंदर आपको लाइन आंसर लिखना होता है और उससे ज़्यादा लिखने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती। अब जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन जो गिवन है वो ये है कि अ क्लियर सॉल्यूशन ऑफ अ स्लिग्ड लाइन इज मेड बाय डिजॉल्विंग अ CaOH2 इन अ एक्सेस ऑफ वाटर। मतलब कि कहा यह गया है कि इसको पानी के अंदर मिला दिया गया है एंड solution is left to export to the air, मतलब खुले के अंदर रख दिया है and the solution goes milky as faint white precipitate forms and explain why the white precipitate form and support your response with the help of a chemical equation। तो भैया हुआ क्या है कि आपको एक स्लैग लाइन दिया गया है और उसको पानी के अंदर डिसॉल्व करके दे दिया और फिर उसके अंदर आपको कहा गया है कि आपको इसको ये जो रिएक्शन हो रही है क्यों हो रही है। तो सिंपल से आपको ये बताना है कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो रिएक्शन करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में। अब यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आ गई, तो यहाँ पर ध्यान से पढ़ो कि इसके अंदर कहा गया कि इन्वायरमेंट में ओपन छोड़ दिया। तो इन्वायरमेंट के अंदर तो CO2 प्रेजेंट होती है, जिस वजह से क्या होता है कि CO2 प्रेजेंट इन द इन्वायरमेंट फॉर्म्स अ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो क्या होता है, एक वाइट कलर का PPT होता है, मतलब आप ये बोल सकते हो कि वाइट कलर का पाउडर होता है। तो अगर आप किसी भी चीज़ में वाइट कलर का पाउडर बनाओगे तो वो क्या हो जाएगा, मिल्की कलर आने लग जाएगा। तो वही कलर इसमें आता है कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से, विच रिजल्ट इन द मिल्कीनेस वाइट PPT एंड फॉर्मेशन ऑफ अ कैल्शियम कार्बोनेट। और इसको आप ये भी बोल सकते हो कि CaOH2 प्लस ऑफ CO2 विल गिव यहाँ पर CaCO3, जिसका कि क्या होगा, वाइट PPT होगा और उसी के साथ में वाटर भी फॉर्म हो जाएगा। ये काम होता है इसका, बहुत ही आसान है। इसके लिए आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, 1 नंबर आपको इसकी रिएक्शन लिखने के और 1 नंबर उसको एक्सप्लेन करने का। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है यहाँ पर आपको और वाला, मतलब कि यहाँ पर आपको एक चॉइस प्रोवाइड करी गई है कि यार तुम्हें अपनी ज़िंदगी जीनी है, जो भी आसान लगे वो कर लो। तो आपको भी वही करना है यार, आसान वाले करना है, टफ वाला करना ही क्यों, हमें तो नंबर चाहिए ना, आसान वाले में आएंगे नंबर, टफ वाले को करने से ज़्यादा ये तो है नहीं कि 2 नंबर का है 3 नंबर देगा, ऐसा नहीं होगा। जबकि नंबर और काट लेंगे कि बच्चे ने टफ करा था, गलती होगी काट दो। और फिर इसके बाद में आप कहा गया कि कृति जो है, कृति एडेड अ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू अ 4 मेटल्स एंड रिकॉर्डेड हर ऑब्जर्वेशन एज शोन इन गिवन टेबल। और फिर उसके बाद में यहाँ पर इसने ऑब्जर्व करा
तो यहाँ पर इनके कहने का मतलब ये है कि बच्चों तुम ये बताओ कि जब एसिड होता है और उसके साथ में जब मेटल की रिएक्शन होती है तो क्या होता है भैया, एसिड प्लस मेटल जो है वो हमें देता है सॉल्ट, और उसी के साथ में वहां पर एक गैस भी इवॉल्व होती है जो कि होती है हाइड्रोजन गैस, वहां से इवॉल्व होती है। बहुत ही सिंपल है। और ये जो गैस है ये क्या करती है, करती है पॉप साउंड के साथ में बर्निंग करती है। ये एडिशनल नॉलेज थी आपकी याद रखने के लिए। तो अब यहाँ पर किस किस के केस के अंदर दिया हुआ कि कॉपर के केस में होता है, आयरन के केस में होता है, मैग्नीशियम के केस में नहीं होता और जिंक के केस में होता है। और कहा यह गया कि सेलेक्ट द करेक्ट ऑब्जर्वेशन एंड गिव द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इनवॉल्व। तो अब आपको जो भी अच्छी लगी इनमें से कोई सी भी लिख दो। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है वो ये है कि आयरन Fe प्लस HCl जो है वो यहाँ पर देगा FeCl2 और FeCl3, मतलब फेरिक क्लोराइड और फेरस क्लोराइड, और उसके साथ में हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। और इसके लिए आपको लेबलिंग या फिर बैलेंसिंग करने की कोई भी जरूरत नहीं है, वो सब समझ जाते हैं कि हाँ यार इतना तो लिख रहे हैं, कम से कम हम तो इतना भी नहीं लिखते। और फिर उसके बाद में सेकेंड वाली अगर आपको अच्छी लगे तो जिंक प्लस HCl ZnCl2 प्लस उसके साथ में हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करवा देना। इतना बड़ा क्वेश्चन था। आंसर क्या है, बस 2 लाइनों का और 2 नंबर इसके लिए मिल जाएंगे। ठीक है, इसको लिखने की जगह पर मैं बोलता कि ये वाला क्वेश्चन कर लो, बहुत ही ज्यादा आसान है। और फिर इसके बाद में यहाँ पर आता है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 के अंदर कहा यह गया है कि हाउ इज द मोड ऑफ एक्शन इन बीटिंग ऑफ अ हार्ट डिफरेंट फ्रॉम अ रिफ्लेक्स एक्शन, गिव फॉर एग्जांपल। तो भैया ये मतलब कहा यह गया है कि आपको सिंपल सा बीटिंग एक्शन बताना है और रिफ्लेक्स एक्शन बताना है कि क्या क्या होता है। तो सिंपली अगर बात करें बीटिंग ऑफ हार्ट का मतलब ये होता है कि हमारा जो दिल की धड़कन है वो क्यों होती है, हमारी मर्जी से तो हो सकती नहीं है। अगर ऐसा होता कि हमारी मर्जी से चलती तो आज के दिन आधे से ज़्यादा लोग जो हैं अपना दिल्ली बंद करवा देते कि यार मेरा तो दिल तो है ही नहीं मेरे पास, मैंने किसी को दे दिया और मैं बंद कर रहा हूँ। ऐसा नहीं होता, ये ऑटोमेटिकली भगवान जी का ऐसा आप लोगों को वरदान है कि आप इसको ना तो चालू कर सकते हो और ना ही बंद कर सकते हो। तो अगर एक बार ये बंद हो गया तो फिर आप भी इस दुनिया से बंद होकर के जाने को तैयार हो जाओ। और यहाँ पर जो दूसरा है वो है रिफ्लेक्स एक्शन। अब हम इनकी थोड़ी डेफिनेशन देख लेते हैं। अब डेफिनेशन ये है कि इनवॉलेंट्री एक्शंस आर द एक्शंस विच आर नॉट कंट्रोल्ड बाय आवर विल, मतलब कि एक इनवॉलेंट्री एक्शंस है जो कि ऑटोमेटिकली हो रहा है, इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन जो रिफ्लेक्स एक्शंस आर द सडन एक्शंस इन द रिस्पॉन्स टू समथिंग, मतलब ये है कि अभी आप मेरे से बात कर रहे हो ना, मतलब वीडियो देख रहे हो तो वीडियो देखते देखते क्या करना, मम्मी अगर गैस पर खाना बना रहे तो वहां पर जाकर के हाथ रख देना, तो आपका हाथ बोलेगा एकदम से उठ जाएगा और बोलेगा कि क्या कर रहा है तू, क्या तेरा दिमाग खराब हो गया। और ये जो सडन रिएक्शन होता है इसी को ही रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। और फिर इसके बाद यहाँ पर क्या होता है कि दे डू नॉट नीड एनी काइंड ऑफ स्टिमुलस टू वर्क, मतलब कि इनको ऐसा कोई भी स्टिमुलस या फिर इनको ऐसी भी कोई भी सिचुएशन नहीं चाहिए होती है कि जब ये काम करें, हमेशा ही काम करते रहते हैं। वो फिर उसका साथ में यहाँ पर आता है कि दे रिक्वायर स्टिमुलस फॉर एक्शन, और इनको कोई ना कोई एक रीजन चाहिए होता है। जैसे कि रीजन ये है कि आपने गर्मा गर्म चीज के ऊपर हाथ रख दिया तो आपका हाथ एकदम से फटाक से पीछे आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि रीजन है कि वो गर्म है इसलिए वो पीछे आया। फिर सेकंड यहाँ पर है कि दीज एक्शंस आर रेगुलेटेड बाय ब्रेन, हमारे दिमाग इन सबको कंट्रोल करता है। दीज एक्शंस आर रेगुलेटेड बाय स्पाइनल कॉर्ड, तो सबसे बड़ा डिफरेंस यहीं पर ही आ जाता है। फिर सेकंड यहाँ पर आता है कि दे डू नॉट इन्वॉल्व स्केलेटन मसल्स, तो यहाँ पर इसके अंदर स्केलेटन मसल्स का कोई भी मूवमेंट नहीं होता, लेकिन इसके अंदर स्केलेटन मसल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। डिफरेंस को याद करना बहुत ही ज्यादा सिंपल है। फिर उसके बाद में दीज एक्शंस आर परफॉर्म थ्रू आउट वन लाइफ, तो ये सारी जिंदगी भर उसके ये एक्शंस होते रहते हैं। और ये जो एक्शंस हैं आर प्रोड्यूस इन रिस्पॉन्स टू एन इवेंट ऑफ इमरजेंसी। अब जैसे कि मान लो कि ट्रक आ रहा है बहुत ही फुल स्पीड में, तो ये तो है नहीं कि आप उसके सामने खड़े रहोगे, आप जैसे देखोगे आप भाग जाओगे, क्या ट्रक उड़ा देगा, तो मतलब मेरा खत्म, काम खत्म। और रिफ्लेक्स एक्शंस जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्विक होते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा सडन होते हैं। आप कभी भी देख लेना कि अगर आप कोई काम कर रहे हो और आपको थोड़ा सा भी जलता है तो आप रिस्पॉन्स नहीं लेते ना, उससे पहले आपका हाथ पीछे आ जाता है। बहुत ही ज़्यादा क्विक होता है। एंड दीज एक्शंस मे बी क्विक और स्लो, ये दोनों हो सकते हैं, क्विक भी हो सकते हैं, स्लो भी हो सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। फिर इसके बाद में यहाँ पर आते हैं हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 23। अब 23 के अंदर हाँ ये बात और कि आप इसमें से कोई से भी 2 या 3 पॉइंट लिखना, ये पूरे पूरे मत लिखना, ये तो पूरे पूरे मैंने आप लोगों को फ्री हिट दे दिया कि बच्चों इंजॉय करो तुम। ठीक है, और फिर इसके बाद में यहाँ पर आता है कि पेशेंट्स हुज गैल ब्लैडर आर रिमूव्ड आर रिकमेंडेड टू ईट लेस ऑयली फूड। तो अब ऐसा क्यों होता है कि उनको ये कहा जाता है कि तुम्हें ना थोड़ा कम तेल का खाना चाहिए, जिनका गैल ब्लैडर निकाल देते हैं। तो भैया सबसे पहले तो समझो कि गैल ब्लैडर का काम क्या होता है। देखो गैल ब्लैडर का काम नहीं होता है कि वो जो बाइल है, जो बाइल जूस है, उसको स्टोर करने का काम करता है। जब वो गैल ब्लैडर नहीं है तो वहां पर बाइल जूस नहीं होगा। जब वहां पर बाइल जूस नहीं होगा तो वहां पर इमल्सिफिकेशन ऑफ जो फैट
फैट है वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसका काम ये है कि जो फैट है उसको इमल्सिफिकेशन करे, और जब ये नहीं होगा तो यहाँ पर फैट डाइजेशन जो है वो स्लो हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि यार तुम थोड़ा कम तेल वाला खाना, जिसका गैल ब्लैडर निकल जाता है। अब इसको लैंग्वेज में ये लिखा गया कि गैल ब्लैडर स्टोर्स बाइल विच हेल्प्स इन द इमल्सिफिकेशन ऑफ लिपिड्स। तो इमल्सिफिकेशन ऑफ लिपिड्स में हेल्प करता है। एंड इन द एब्सेंस ऑफ अ स्टोर्ड बाइल इमल्सिफिकेशन ऑफ अ फैट विल बी नेग्लिजिबल एंड अफेक्टेड एंड लेस। मतलब अगर मान लो कि अगर ये नहीं होता है कि आपके पास में है ही नहीं ये, तो यहाँ पर जो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट है वो काफ़ी ज़्यादा ना के बराबर हो जाएगा या फिर होगा ही नहीं। एंड थस द फैट डाइजेशन विल बी स्लो, हेंस दिस सच डाइट आर स्ट्रिक्शन। तो ऐसा होता है क्योंकि उनको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। फिर इसके बाद में यहाँ पर आता है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 24 वाले के अंदर कहा यह गया है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि नेम द सब्सटेंस अदर देन द वाटर दैट आर रीअब्सॉर्ब्ड ड्यूरिंग द यूरिन फॉर्मेशन एंड व्हाट आर द टू पैरामीटर्स दैट डिसाइड द अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज रीअब्सॉर्ब्ड इन द किडनी। तो सबसे पहले तो ये बताओ कि उसके अलावा कौन से होते हैं। तो दो ही कंपाउंड होते हैं, वो एक तो होता है ग्लूकोज और एक हो सकता है एमिनो एसिड या फिर सॉल्ट। इन तीनों में से कोई सा भी नाम लिख देना, आपको इसके लिए 1 नंबर मिलेगा, इतना बड़ा लिखने के लिए। और फिर इसके बाद में यहाँ पर आते हैं कि अ मेजर अमाउंट ऑफ वाटर इज सेलेक्टिवली रीअब्सॉर्ब्ड एज अ यूरिन फ्लो अलोंग द ट्यूब। और जो मेजरली क्या होता है कि जो यूरिन फॉर्मेशन होता है उसमें सबसे ज़्यादा जो एब्जॉर्ब करा जाता है वो करा जाता है वाटर की, कहीं वाटर की ज़्यादा वेस्टेज ना हो जाए। एंड द अमाउंट ऑफ water reabsorbed depends on how much excess water there is in body and on how much of the dissolved waste is to be excreted। तो मतलब यहाँ पर ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि जैसे कि आप मान लो कि आप रेगिस्तान में हो, तो रेगिस्तान के अंदर हमारी बॉडी को पता लग जाता है कि यार यहाँ पर पानी की बड़ी कमी है, तो पूरा का पूरा पानी निकाल लो। और एक आपकी बॉडी पूरी 100% हाइड्रेटेड है, तो यहाँ पर लगेगा कि पानी की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो पास कर दीजिए यूरिन, पानी को एब्जॉर्ब करने की ज़रूरत नहीं है। ये सब प्रोसेस अंदर ही अंदर होती है, तो हमें तो पता भी नहीं होता कि ये सब होता हुआ आ रहा है। आप 15-20 सालों से देख रहे होंगे, आपकी जितनी भी एज है, ये सब कंटिन्यू में होता आ रहा है। आपका दिल जो है वो धड़क रहा है, आप सांस लिए जा रहे हो, आपको पता ही नहीं है, और आप मतलब अनगिनत टाइम तक देखे जा रहे हो, सो रहे हो, जो भी कर रहे हो आपको तो पता ही नहीं कि सब हो भी कैसे रहा। आप खाना खा रहे हो वो भी पच जाता है, सब कुछ होता जा रहा है। तो ये सब ऑटोमेटिक प्रोसेस है, ऑटोनॉमस हो चुके हैं हम, हमारी बॉडी जो है वो अपने आप काम करते हैं, लेकिन हमें खाना पीना थोड़ा ध्यान रखना होता है। अब इससे हट करके चलते क्वेश्चन नंबर 25 के ऊपर। अब क्वेश्चन नंबर 25 में कहा यह गया है कि एक प्रिज्म है, उसके ऊपर हम एक लाइट डालते हैं। जब कभी भी कहा जाए कि लाइट फ्रॉम सन या फिर ऐसा, तो इसका मतलब ये होता है कि कहना चाहते हैं कि तुम्हें ना यहाँ पर व्हाइट लाइट को डालना है। जब व्हाइट लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट करते हैं तो यहाँ पर क्या होती है, स्प्लिट हो जाती है। ये तो हमें सबको पता है कि प्रिज्म के ऊपर आकर के स्प्लिट हो जाएगी लाइट। तो यहाँ पर इसमें सबसे पहला क्वेश्चन तो ये कि स्टेट द फिनोमिनन ऑब्जर्व्ड इन द अबव डायग्राम। तो सबसे पहला फिनोमिनन तो भैया यही है कि डिस्पर्जन होगा एंड द स्प्लिटिंग ऑफ अ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स ऑन पासिंग थ्रू अ प्रिज्म। तो डिस्पर्जन का मतलब ये होता है कि अगर एक लाइट आ रही है उसको 7 कलर में स्प्लिट कर दो, उसको डिस्पर्जन कहते हैं। Explain with the reference to the diagram which of the following two light mentioned above will have the higher wavelength। किसके पास में वेवलेंथ हाई रहने वाली है। तो देखो सिंपल से अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती है उसकी वेवलेंथ की, जो कि उसको एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी देता है। सो इसी वजह से क्या होता है कि जो येलो होते हैं उनके पास में ग्रेटर क्या रहती है, वेवलेंथ, और जो ब्लू होता है उनकी जो वेलोसिटी है वो ग्रेटर देन ब्लू रहती है। इसी वजह से क्या होता है कि जो येलो की वेवलेंथ होती है वो ज़्यादा होती है। आपको तो सिंपल से इसमें जो मेन पॉइंट याद रखने की बात ये है कि जो वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ ऑफ अ गिवन कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी। और फिर इसके बाद में चलते हैं यहाँ पर इसी के ही और वाले पार्ट में। इसमें कहा यह गया है कि हाउ विल यू यूज टू आइडेंटिकल प्रिज्म सो दैट अ नैरो बीम ऑफ अ व्हाइट लाइट इंसिडेंट ऑन वन प्रिज्म इमर्जेस आउट ऑफ अ सेकंड प्रिज्म एज अ व्हाइट लाइट। ड्रॉ द डायग्राम। तो देखो इस डायग्राम अगर आप ड्रॉ करोगे तो इसके लिए आपको पूरा का पूरा 1 नंबर मिलेगा, और अगर आप इसको एक्सप्लेन करोगे तो उसके लिए 1 नंबर मिलेगा, मिला करके 2 नंबर मिलने वाले हैं। तो इसमें बात यह है कि अगर दोनों के दोनों आइडेंटिकल प्रिज्म है तो इनका एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, वो होगा बराबर। एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ 2 प्रिज्म नीड्स टू बी इक्वल एंड अपोजिट, वो होगा। एंड व्हाइल द फर्स्ट प्रिज्म स्प्लिट द लाइट इनटू द 7 कलर। पहले वाले का काम ही होगा, प्रिज्म है तो ये बोलेगा कि यार मैं तो 7 कलर में स्प्लिट करूंगा,
तो ये क्या करता है कि 7 कलर में स्प्लिट कर देता है, जो कि अलग अलग उनके डिफरेंट एंगल ऑफ डेविएशन के ऊपर। और फिर उसके बाद में सेकंड प्रिज्म के अंदर क्या होता है कि ये जो डिफ्लेक्टेड लाइट गई थी अभी अभी, ये फिर से इसके अंदर एंटर करती है यहाँ से। जब ये इसके अंदर एंटर करती है तो यहाँ पर क्या होता है कि द सेकंड प्रिज्म कंबाइन द स्पेक्ट्रम, पहले क्या करा कि व्हाइट लाइट को स्प्लिट करा, और फिर जैसे ये सेकंड के अंदर गई तो सेकंड ने क्या करा कि यार अब मतलब इतना तोड़ दिया है तो हम थोड़ा जोड़ने का भी काम कर देते हैं। ये अगर आप इसको सीधा रखोगे तो ये तोड़ने का काम करता है, अगर आप इसको उल्टा रखोगे तो ये जोड़ने का भी काम करता है। समझ रहे हो मेरी बात? तो फिर उसके बाद में इसने क्या करा कि मैं जोड़ दूंगा एंड एक सिंगल रे के अंदर, एंड द कलर अगेन कंबाइंस टू गिव अ व्हाइट लाइट एज एन इमर्जेंट लाइट। और इसी वजह से क्या होता है कि जो ये पूरी पूरी स्प्लिटेड लाइट होती है इसको इमर्ज करके एक व्हाइट लाइट की फॉर्म में ये बाहर आ जाती है। और फिर इसके बाद में यहाँ पर आता है 26th क्वेश्चन है। 26th क्वेश्चन के अंदर कहा ये गया है, देखो आपको ऐसी प्यारी प्यारी बातें बोल करके एग्जाम में बहलाया फुसलाया जाएगा कि अ लॉट ऑफ वेस्ट इज जनरेटेड इन योर नेबरहुड, कि मतलब आपके आसपास में गंदगी हो रही है, एंड हाउएवर ऑलमोस्ट ऑल ऑफ इट इज बायोडिग्रेडेबल, कि मतलब बायोडिग्रेडेबल है पूरा पूरा। व्हाट आर द इम्पैक्ट विल हैव ऑन द इन्वायरमेंट और ह्यूमन हेल्थ। तो भैया कहने की बात ये है कि जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हो रहा है वो आपके आसपास में हो रहा है, तो आप ये बता दो कि यार इसके क्या क्या इफेक्ट होंगे। सबसे पहले तो आपको लगा कि यार कोई केस बेस्ड होगा, लेकिन इन्होंने एक लाइन बोल करके आपको इमोशनल करके ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया। तो क्वेश्चन बड़ा आसान है, इसमें से आप कुछ भी लिख सकते हो। सबसे पहला तो यहाँ पर आता है कि एक्सेस जनरेशन ऑफ अ बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज कैन बी हार्मफुल एज इट्स डिकम्पोजिशन इज अ स्लो प्रोसेस एंड लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ अ फाउल स्मेल एंड गैसेस। तो यहाँ पर आपको पता है कि बायोडिग्रेडेबल हो सकता है डिकम्पोज, लेकिन उसको डिकम्पोज होने में टाइम लगता है। तो मतलब ये नहीं होता कि अगर कुछ डिकम्पोज हो रहा है तो आप कितना भी एक्सेस में वेस्ट करो। तो आपने भी देखा होगा कि आपके आसपास में जो जगह रहती है वहाँ पर क्या होता है कि जो वेस्ट होता है वो बहुत ही बदबूदार मारता है, उसके पास से निकलना भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, और वहाँ पर काफ़ी सारी हार्मफुल गैसेस भी निकलती है। तो सबसे पहला रीज़न ये हो गया। सेकंड रीज़न ये है कि इट कैन बी ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर द जर्म्स दैट कैन क्रिएट अनहाइजीनिक कंडीशन। मतलब कि यहाँ पर ब्रीडिंग का मतलब ये होता है कि वहाँ पर मच्छर पैदा होने लग जाएंगे, अजीब अजीब तरीके की जर्म्स पैदा होने स्टार्ट हो जाएंगे, जिससे कि अनहाइजीनिक कंडीशन भी होगी और काफ़ी सारी बीमारियां भी फैलने के चांसेस रहते हैं। इसके अंदर क्या आप बोल सकते हो यार मलेरिया फैलने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। वैसे तो यहाँ पर मच्छर पैदा नहीं होते, मच्छर पानी वगैरह पर पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर भी काफ़ी सारा मतलब वेस्ट हो जाता है, तो वहाँ पे ये पैदा होते हैं। और फिर इसके बाद में हमारे पास में आता है अगला सेक्शन, और अगले सेक्शन पर जाने से पहले आप 5 से 10 मिनट का ब्रेक ले लो वीडियो को पॉज करके, और हम उसके बाद में स्टार्ट करेंगे। हाँ तो देखो ब्रेक लेकर के आ गए हो, अब हम चलते हैं सेक्शन नंबर सी के ऊपर। सेक्शन सी जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसके अंदर जो क्वेश्चन है वो सारे के सारे 3 नंबर के और काफ़ी ज़्यादा आसान क्वेश्चन आते हैं। 1 और 2 मार्क के कंपैरिजन में तो बहुत आसान आते हैं, आप करोगे तो आपको पता लग जाएगा। अब जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन ये गिवन है कि आपके पास में एक ए है और एक BC मॉलिक्यूल, इन दोनों की रिएक्शन होती है तो आपके पास में AC बनता है और इसी के साथ में B अलग हो जाता है। मतलब क्या हुआ, आप समझ रहे हो कि A जो है ये क्या है, ये है पावरफुल, और ये देखा कि यार B और C साथ में और इसको चाहिए यार C मेरे साथ में, तो ये अपनी पावर का गलत काम में लेकर के B को उठा करके फेंक देता है और ये इसकी जगह पर आ जाता है। मतलब क्या हुआ, यहाँ पर एक दूसरे को डिस्प्लेस करा, तो ये रिएक्शन कौन सी हो गई, ये हो गई भैया डिस्प्लेस कर रहे हैं किसी चीज को, तो ये हो गया यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और फिर इसके बाद में जो दूसरी रिएक्शन है उसमें ये है कि 2 कंपाउंड है, एक है AB और एक है CD, और इसमें क्या हो रहा है कि A और B, और मतलब ये चाहते हैं कि हम दोनों एक दूसरे को इंटरचेंज कर ले। तो C क्या होता है कि A के साथ में आ जाता है, B क्या होता है कि D के साथ में चला जाता है। तो सिंपल सी बात यहाँ पर हुई कि यहाँ पर भी क्या हुए, डिस्प्लेस हुए, लेकिन कितने लोग हुए, यहाँ पर A हुआ और B हुआ, दोनों के दोनों 2 डिस्प्लेस हुए, तो यहाँ पर इस रिएक्शन को कहा जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसी को लेकर के यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शंस मेंशन्ड इन फर्स्ट और सेकंड, जो कि हमने आइडेंटिफाई कर लिया, एंड गिव 1 एग्जांपल ऑफ ईच टाइप ऑफ रिएक्शन। तो एग्जाम्पल देने को तो हम रेडी हैं, हम ऐसे एग्जाम्पल देते हैं बहुत ही अच्छे अच्छे। तो यहाँ पर मैंने 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं डिस्प्लेसमेंट के। डिस्प्लेसमेंट का ये है कि सभी को याद रहता है कि Fe + CuSO4 विल गिव FeSO4 प्लस ऑफ Cu। मतलब कि आप ये बोल सकते हो कि
आयरन प्लस कॉपर सल्फेट विल गिव फेरस सल्फेट प्लस ऑफ कॉपर, मतलब कॉपर को अकेला यहाँ पर छोड़ देते, कॉपर को लेकर के बड़ा दुख होता है मेरे को, ठीक है, कि बेचारे कॉपर को अकेला छोड़ दिया। और ये अगर आप इतना लिखोगे तो आपको इसके लिए 1.5 नंबर पूरा का पूरा इज्जत से दिया जाएगा। फिर सेकंड वाला अगर आप लिखते हो डबल डिस्प्लेसमेंट और फिर उसकी रिएक्शन भी लिख देते हो बहुत ही अच्छे तरीके से, जैसे कि Na2SO4 प्लस BaCl2 विल गिव BaSO4 प्लस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ NaCl। तो यहाँ पर टीचर पूरा पूरा कॉन्फिडेंस में आ जाएगा कि ये जो बच्चा ही बहुत ही खतरनाक पढ़ने वाला है और ये जिससे भी पढ़ के आएगा मतलब उसको बहुत ही अच्छा है, मतलब बहुत ही अच्छे से नंबर आपको दे देगा इसमें। और इसमें लिखना भी कहा था 4 लाइनें लिखनी थी, 3 नंबर मिल गए। और फिर इसका बाद में क्वेश्चन नंबर आता है 27। अब देखो 27 का जो क्वेश्चन है ये भी बड़ा आसान है। देखना 3 नंबर के क्वेश्चन कितने लल्लू लल्लू पूछता है और वहीं पर ही 2-2 नंबर में बोल रहा है कि तुम डायग्राम भी बनाओ, उसको भी एक्सप्लेन करो। लेकिन इसमें क्या पूछेगा देखना, इसमें ये बोल रहा है, आपको यहाँ पर बोला गया है कि ये एक सॉल्यूशन है, किसका है, ये है NaCl का सॉल्यूशन और जिसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास करा गया है। ये सिंपल सी बात ये करी जा रही है कि ब्राइन जो सॉल्यूशन है उसके बारे में बात करना चाहता है। तो उसके बारे में इसका कहना यह है कि आइडेंटिफाई द गैस दैट इवॉल्व्ड एट एनोड और कैथोड इन द अबव एक्सपेरिमेंट सेटअप। तो ये तो याद करनी है, इसमें तो ऐसा तो है नहीं कि आपको गैस निकाल के दिखा रहा हूँ कि बेटा एनोड पर देखो ये निकल रही है, कैथोड पर ये निकल रही है। तो आपको याद ही इसमें रखना होगा कि यहाँ पर एनोड जो है उसके ऊपर निकलेगी क्लोरीन और जो कैथोड है उसके ऊपर जो गैस लिबरेट होगी वो होगी हाइड्रोजन। और फिर उसके बाद में यहाँ पर इस नेम द प्रोसेस दैट अगर, तो इस प्रोसेस का जो नाम है वो ये है क्लोरल एल्किल प्रोसेस, एज द प्रोडक्ट ऑब्टेन आर द एल्कली एंड क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस और इलेक्ट्रिक करंट पास करने के थ्रू में। तो इसका नाम है क्लोरल एल्किल प्रोसेस और इसमें जो प्रोडक्ट हमें ऑब्टेन होते हैं वो होते हैं एल्कली होती है, क्लोरीन होती है और उसी के साथ में हाइड्रोजन गैस भी लिबरेट होती है और यहाँ से हमारे पास में इलेक्ट्रिक करंट भी जनरेट हो जाता है। और फिर लास्ट वाले के अंदर कहा यह गया कि भैया चलो एक केमिकल इक्वेशन भी बता दो, अब तुम इतना ही बता रहे हो तो केमिकल इक्वेशन भी बता दो। तो केमिकल इक्वेशन क्या होगी, बहुत ही ज़्यादा सिंपल होगी, हम बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है। मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखाता हूँ कि NaCl है, ठीक है, NaCl के साथ में वाटर को ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही वाटर आएगा तो वाटर बोलेगा कि यार मेरे पास में हाइड्रोजन में H प्लस में और मैं OH माइनस में स्प्लिट हो जाता हूँ। और फिर NaCl जो है इसको बोल देते कि तू Na प्लस और Cl माइनस में हो जा। तो आपको पता है कि अपोजिट अट्रैक्शन होता है हमेशा, जो पॉजिटिव होता है उसको हमेशा नेगेटिव पसंद आता है। तो मतलब जो अच्छे इंसान होते हैं उनको बुरे ही पसंद आते हैं। तो यहाँ पर ये बन जाता है NaOH, ठीक है। और फिर उसके बाद में यहाँ पर आ जाता है H और Cl, तो यहाँ पर HCl फॉर्म हो गया और ये रिएक्शन होगी। बहुत ही ज़्यादा सिंपल था, आ गया ना समझ में। और फिर इसी बात के ऊपर यार लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ में अगर शेयर नहीं कराते और शेयर कर दो और सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करो, ऐसी और वीडियोस आपको मिलेंगी, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 के अंदर कहा यह गया है कि द लीव्स ऑफ द प्लांट्स वर कवर्ड विद एल्यूमिनियम फॉइल एंड हाउ वुड इट इफेक्ट द साइकोलॉजी ऑफ अ प्लांट। मतलब कि हमारे जो प्लांट है अगर हम उसको क्या करते हैं कि एल्यूमिनियम फॉइल से कवर कर देते तो उसकी साइकोलॉजी किस तरीके से इफेक्ट होगी। तो यहाँ पर सबसे पहला तो ये यहाँ पर आ जाएगा कि नो फोटोसिंथेसिस विल अकर, सो नो ग्लूकोज विल बी मेड एंड आल्सो नो रेस्पिरेशन विल टेक्स प्लेस एज नो ऑक्सीजन विल बी टेकन इन। तो यहाँ पर इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आपने कवर ही कर दिया तो वहाँ पर कोई भी ग्लूकोज का फॉर्मेशन नहीं होगा, कोई भी रेस्पिरेशन नहीं होगा। सबसे पहला स्टेप और सबसे कॉमन स्टेप। फिर सेकंड यहाँ पर होता है कि नो ट्रांसपोर्टेशन विल अकर, सो देयर वुड बी अ नो अपवर्ड मूवमेंट ऑफ अ वाटर और मिनरल फ्रॉम द सॉइल एज देयर विल बी नो ट्रांसपोर्टेशन पुल। और जब तक अगर आप उसको कवर करके रखोगे उनको ये भी नहीं पता लगेगा कि यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन है वो भी करना है, तो वहाँ पर कोई भी अपवर्ड मूवमेंट ट्रांसपोर्टेशन भी बंद हो जाएगा। फिर इसके बाद में टेम्परेचर रेगुलेशन ऑफ अ लीफ सरफेस विल बी अफेक्टेड, और इसी वजह से क्या होगा कि जो टेम्परेचर रेगुलेशन है वो भी अफेक्ट हो जाएगा अगर आप उसको फॉइल से कवर कर दे तो। बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले अगर उसको आप कवर कर दोगे तो रेस्पिरेशन होने ही नहीं वाला, सांस कैसे लेगा आपने, तो उसको कवर कर दिया। फिर सेकंड क्या होगा कि उसका ट्रांसपोर्टेशन बंद हो जाएगा, कि मतलब मिनरल्स वाटर सब कुछ ऊपर जाना बंद हो जाएंगे क्योंकि वहाँ पर कोई भी ट्रांसपोर्टेशन पुल नहीं रहेगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर टेम्परेचर रेगुलेशन है वो खत्म हो जाएगी। 3 नंबर मिल गए, 3 पॉइंट लिखने थे, 3 नंबर मिल गए।
और फिर इसका सेकंड पार्ट ये है कि हाउ इज द लिम्प, मतलब एक तरीके से जो लैंप है वो इंपॉर्टेंट फ्लूइड है इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्टेशन। इफ लैम्पेटिक वेसल्स गॉट ब्लॉक हाउ वुड इट अफेक्ट द ह्यूमन बॉडी, इलेबोरेट। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो लिम्प है वो एक इंपॉर्टेंट फ्लूइड है, हम जानते हैं। अब ये कैसे इन्वॉल्व होता है इसके अंदर, तो सबसे पहले अगर बात करें जो लिम्फ है वो कैरी करता है डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट फ्रॉम द इंटेस्टाइन। इसका काम होता है कि जो डाइजेस्टेड और जो एब्जॉर्ब फैट है उसको इंटेस्टाइन से लेकर के जाए। और फिर इसके बाद यहाँ पर आता है सेकंड जो काम है कि एंड ड्रेन द एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम द एक्स्ट्राक्युलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड। और फिर इसके बाद यहाँ पर आता है कि जो भी एक्सेस फ्लूइड था वो उसको वापस से ब्लड के अंदर क्या कर दे कि उसके अंदर ड्रेन कर दे। और फिर उसके बाद में लास्ट के अंदर आता है कि अगर ब्लॉक हो जाएगा तो क्या होगा। ये तो होगी उसके फंक्शन दो लिखे हैं, दोनों के आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। और लास्ट वाले क्वेश्चन का 1 नंबर है कि ब्लॉकेज ऑफ अ लिम्फेटिक सिस्टम विल लीड्स टू अ वाटर रिटेंशन एंड द पुअर फैट एब्जॉर्प्शन इन द बॉडी। अगर ऐसा होता है तो ना तो यहाँ पर अच्छे तरीके से जो फैट है वो एब्जॉर्ब हो पाएगा और ना ही यहाँ पर वाटर रिटेंशन रह पाएगा बॉडी में। फिर इसके बाद में आप आते हैं हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 30, जो कि आप लोगों के पास में लाइट चैप्टर से। अब देखो इसमें क्या कहा गया, इसमें ये कहा गया है कि रोहित वांट्स टू हैव एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग अ कन्वर्जिंग मिरर ऑफ अ फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर। मतलब ये है कि यहाँ पर एक जो लेंस है वो है कन्वर्जिंग मिरर। अब कन्वर्जिंग मिरर का मतलब होता है कि भैया वो काम में लेना चाहता है कॉनकेव लेंस को, मतलब कॉनकेव मिरर को। और फिर उसका यहाँ पर बोला गया कि स्पेसिफाई द रेंज ऑफ डिस्टेंस वेयर द ऑब्जेक्ट कैन बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, और जस्टिफाई करो कि कहाँ तक आप उसको रख सकते हो। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो कहीं पर भी रख सकते हो कि ऑब्जेक्ट कैन बी प्लेस्ड बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ 0 to 40 सेंटीमीटर। अब 40 सेंटीमीटर क्यों है, 40 सेंटीमीटर इसलिए है क्योंकि इमेज जो है वो वर्चुअल है, इरेक्ट है और मैग्निफाइड है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड पी। तो यहाँ पर इसमें कहा गया कि उसको इरेक्ट इमेज चाहिए, तो इसीलिए क्या होता है कि फोकल लेंथ से पहले यहाँ तक ये जो फोकल लेंथ है और इसके बीच में आप कहीं पर भी रख दो तो चलेगा। यहाँ पर इसको इरेक्ट इमेज चाहिए, और मतलब इरेक्ट का मतलब होता है सीधा। और यहाँ पर और केसेस के अंदर क्या मिलेगी, इन्वर्टेड इमेज मिलेगी। तो यही एक सिचुएशन बचती है। फिर इस सेकंड के अंदर कहा गया कि आप इसका रे डायग्राम बनाओ। तो रे डायग्राम बनाने में कोई भी बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले हम रे को इससे करेंगे, फिर उसके बाद में फोकस से पास करेंगे, सेकंड रे को सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेंगे, फिर बोल देंगे कि यहाँ पर ऐसा होगा कि ये अपीयर कर रही है मीट करने को, फिर यहाँ पर ही इमेज बन जाएगी। बहुत ही ज्यादा सिंपल था। फिर इसका यहाँ पर क्या गया, स्टेट 1 यूज ऑफ द मिरर बेस्ड ऑन द अबव काइंड ऑफ द इमेज फॉर्मेशन। तो क्या मतलब कोई बड़ी बात है कि यूज बताना है। यूज तो बहुत ज्यादा सिंपल है कि इसको शेविंग मिरर की तरह काम में लिया जाता है, और डेंटिस्ट भी इसको काम में लेते हैं कि वहां पर उनको एक इनलार्ज्ड इमेज मिल जाए टीथ की। ठीक है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है यार, ये बहुत ही ज्यादा सिंपल था। 3 नंबर इसके फ्री के थे इसके भी। और फिर इसके बाद में यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 31। ये थोड़ा न्यूमेरिकल आ गया। अब न्यूमेरिकल देखते बच्चे घबरा जाएंगे कि न्यूमेरिकल आ गए, न्यूमेरिकल। अरे न्यूमेरिकल बहुत आसान आते हैं, बहुत ही कम कैलकुलेशन आती है। आपको जो टीचर वगैरह करवाएंगे टफ करवाएंगे, लेकिन एग्जाम बहुत ही आसान पूछेगा। अब ये है कि अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर इज बीइंग यूज्ड बाय अ डेबेश्री इन अ लेबोरेटरी एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास एंड हर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ अ डिस्टिंक्ट विजन इज 25 सेंटीमीटर। तो भैया कहा यह गया है कि एक फोकल लेंथ है जिसकी 5 सेंटीमीटर है, उसको यूज करा गया है डेबाश्री से। डेबाश्री होगी कोई लैब में काम करने वाली, और उसको मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह काम में लेना है, और उसका जो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन है वो है 25 सेंटीमीटर, मतलब कि उसकी आंखें एकदम से सही है। एंड व्हाट इज द मैग्निफिकेशन ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग द ग्लास, उसको क्या मैग्निफिकेशन मिलेगा। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है कि m इज इक्वल टू यहाँ पर होता है v बाय u। तो आपको सिंपल सी वैल्यूज पुट करनी है। आपके पास में आप पर जो इमेज की डिस्टेंस है वो है -25 सेंटीमीटर। अब ये कैसे आ गया, इसमें कहा इसीलिए गया कि उसकी लीस्ट डिस्टेंस वो है 25 सेंटीमीटर, मतलब कि v की वैल्यू आपको लेनी है -25 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद में आपको u की क्या डिस्टेंस लोगे, तो यहाँ पर u की जो डिस्टेंस है वो आप लोगों को निकालनी होगी पहले, क्योंकि आपके पास में v की वैल्यू है वो है -25, f की जो वैल्यू है वो है आपके पास में 5 सेंटीमीटर। और फिर इसके बाद में आपको मिरर फॉर्मूला लगा करके 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस ऑफ 1/u करके आपको यहां से क्या करना होगा, u की वैल्यू को निकाल लेना है। अब जो भी u की वैल्यू आएगी फिर इससे आपको मैग्निफिकेशन निकालना है। तो यहां से जो आपके पास में मैग्निफिकेशन आएगा वो आएगा आपके पास में 6, इसकी एकदम से करेक्ट वैल्यू की। कैलकुलेशन कुछ ही नहीं है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है।
और फिर सेकंड ये आता है कि सी कैप्स अ बुक एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम हर आइज एंड ट्राइज टू रीड एंड सी इज अनेबल टू रीड, व्हाट इज द रीजन फॉर इट। मतलब कहने का ये है कि वो जो बुक है उसको अपने 10 सेंटीमीटर रखती है आंखों के पास में, तो और फिर उसके बाद में रीड करने की कोशिश करती है और पढ़ नहीं पाती। तो अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन है, जहां से क्लियरली दिखना स्टार्ट होता है, वो होता है 25 सेंटीमीटर। बहुत ही ज्यादा सिंपल था ये भी। फिर यहाँ पर इसका बी ऑप्शन है जिसके अंदर की कहा यह गया है कि रवि केप्ट अ बुक एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द आइज ऑफ हर फ्रेंड हरी। हरी से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखता है। एंड हरी इज नॉट एबल टू रीड एनीथिंग रिटन इन द बुक, गिव द रीजन फॉर दिस। तो भैया इसका रीजन तो यही था, बहुत ही ज्यादा सिंपल तो था। आंसर दोनों का एक ही हो गया ना, ये सेकंड वाले का और इसका एकदम से सेम ही आंसर रहेगा। और फिर इसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 के अंदर यहाँ पर आता है कि स्टूडेंट फिक्सेस अ वाइट शीट ऑफ अ पेपर ऑन ड्राइंग बोर्ड। मतलब कि एक वाइट शीट को फिक्स कर दिया ड्राइंग बोर्ड के ऊपर, एंड ही प्लेसेस अ बार मैग्नेट इन द सेंटर एंड द स्पार्कल सम आयरन फिलिंग्स यूनिफॉर्मली अराउंड द बार मैग्नेट एंड देन ही टैप जेंटली एंड ऑब्जर्व द आयरन फिलिंग्स आर अरेंज्ड देमसेल्फ इन अ सर्टेन पैटर्न। तो कहने का मतलब ये है कि एक शीट लिया, ये इतनी बड़ी शीट ली और इसके ऊपर क्या करा कि एक बार मैग्नेट को रख दिया। ठीक है, ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पर इसके ऊपर आयरन फिलिंग्स डालते तो इनका एक पर्टिकुलर पैटर्न होगा। मतलब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात करी जा रही है। ठीक है, हम जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की अगर बात करें तो यहाँ पर इसमें आता है कि वाई डू आयरन फिलिंग्स अरेंज देमसेल्फ इन अ पर्टिकुलर पैटर्न। तो अब ऐसा क्यों होता है कि ये एक अपने आप को पर्टिकुलर पैटर्न में अरेंज कर रही है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि व्हेन आयरन फिलिंग्स आर प्रेजेंट इन अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ बार मैग्नेट दे बिहेव लाइक अ टाइनी मैग्नेट। जब कभी भी वो उसके आसपास में होते तो उनको लगता है कि वो एक छोटी मैग्नेट की तरह है। एंड द मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय दीज टाइनी मैग्नेट्स मेक देम रोटेट एंड अलाइन देमसेल्फ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ अ फील्ड लाइंस। तो इसी वजह से क्या होता है कि वो एक पर्टिकुलरली उनके फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में आ जाता है। और फिर इसके बाद में यहाँ पर इसका सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन के अंदर ये कहा गया है कि वाई द फिजिकल क्वांटिटी, मतलब एक तरीके से वाई द फिजिकल क्वांटिटी इज इंडिकेटेड बाय द पैटर्न ऑफ अ फील्ड लाइंस अराउंड द बार मैग्नेट। मतलब कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी से आप उसको इंडिकेट करोगे? तो द फिजिकल क्वांटिटी इंडिकेटेड बाय द अरेंजमेंट इज द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द बार मैग्नेट। मतलब इसको अगर आप फिजिकली रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो आप बोलोगे कि यार उसकी मैग्नेटिक फील्ड कितनी है उतनी ही उसकी पावर रहेगी। और फिर इसके बाद में यहाँ पर सी वाला आता है जिसके अंदर यहाँ पर है कि स्टेट एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो कोई सी भी दो प्रॉपर्टी बता दो। सबसे पहला तो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। सेकंड ये है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर द क्लोज्ड कर्व। अब इसके बाद में आता है इस क्वेश्चन का और वाला पार्ट। अब इस और वाला पार्ट जो है ये उससे आसान है। इसमें कहा यह गया है कि एक आपके पास में करंट कैरिंग वायर है और आप सभी को पता है कि करंट कैरिंग वायर होता है उसके आसपास में ऐसे सर्कल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो इसमें कहा यह गया है कि यार आपके पास में कंपास है। ये क्या है? ये है हमारा कंपास। और इस कंपास को जब आप इसके पास में लेके जा रहे हो, दूर लेके जा रहे हो, तो होगा तो क्या होगा? तो सबसे पहले इन्होंने कहा है कि जब हम मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को इंक्रीज करेंगे, जब आप इसको इंक्रीज करोगे इसके अंदर वैल्यू को, तो क्या होगा कि इसके बाहर वाली जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इंक्रीज होगी। जब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इंक्रीज होगी तो जो डिफ्लेक्शन है वो भी इंक्रीज होगा। द डिफ्लेक्शन इन द कंपास नीडल इंक्रीजेज एज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। मतलब कि डायरेक्टली उसके प्रोपोर्शनल रहता है। जितना ज्यादा आप करंट बढ़ाते जाओगे उतना ही ज्यादा उसका डिफ्लेक्शन इंक्रीज होता जाएगा। फिर सेकंड वाले पॉइंट के अंदर कहा यह गया है कि द कंपास नीडल इज डिस्प्लेड अवे फ्रॉम द वायर। मतलब कि आप जो ये कंपास है हमारा, इसको उठा करके थोड़ी दूर रख दो। तो दूर रखने से सिंपल सा लॉजिक है कि यार अगर दूर लेके जाएंगे तो उसका क्या होगा कि जो उसकी मैग्नेटिक फील्ड है वो वीक होने लग जाएगी, जिस वजह से क्या होगा कि जो डिफ्लेक्शन इन द नीडल डिक्रीजेस एज द मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वायर। तो यही होगा कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आप जितनी ज़्यादा दूर लेके जाओगे वो उतना ही ज़्यादा कम होता जाएगा। ये हो गया। और फिर इसके बाद में यहाँ पर आते हैं हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 32 के अंदर ये कहा गया है कि व्हाई इज द डैमेज टू द ओजोन लेयर कॉज्ड अ मेजर कंसर्न। अब ऐसा क्यों है कि हमारी जो ओजोन लेयर हो रही है उसको एक सबसे बड़ा समस्या क्यों मानी गई है?
अब समस्या इसलिए मानी गई है क्योंकि डैमेज टू द ओजोन लेयर इज द कॉज फॉर द कंसर्न बिकॉज ओजोन लेयर शील्ड्स द हार्मफुल मतलब कि शील्ड्स द सरफेस ऑफ अर्थ फ्रॉम द हार्मफुल यूवी रेडिएशन फ्रॉम द सन विच कॉजेज द स्किन कैंसर इन ह्यूमन बीइंग। तो अब ये मेजर कंसर्न इसलिए है क्योंकि ओजोन लेयर एक प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट है पूरी अर्थ के लिए, जिससे कि जो सन से जो यूवी रेज आ रही हैं उनसे बचा जा सके, तो उनके लिए एक प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट है। और फिर इसके बाद में यहाँ पर इसका सेकंड पॉइंट ये है कि व्हाट आर द कोजेज एंड व्हाट आर द स्टेप्स बीइंग टेकन टू डैमेज। अब चलो ये हो रही है तो इसके कोज क्या है पीछे के, कि अब अगर हो रहा है तो अब इसके पीछे का कारण क्या है, और अगर कारण पता लग जाए तो फिर उसके बाद बताओ कि इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। अब देखो सबसे पहले अगर हम बात करें कि सिंथेटिक केमिकल इसका सबसे बड़ा कारण है, उसमें आता है सबसे पहले क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन को यूज में लिया जाता है रेफ्रिजरेटर्स के अंदर, फायर एक्सटिंग्विशर्स के अंदर, जिस वजह से ये जो मेजर कंसर्न है या फिर मेजर रीजन है जिस वजह से डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर हो रहा है। और अब इसको कंट्रोल करने के लिए क्या करा गया, स्टेप्स टेकन टू लिमिट दिस डैमेज इज कि मैनी डेवलप्ड और जो डेवलपिंग कंट्रीज थी वो सब एक साथ आए और उन्होंने बनाया UNEP। अब UNEP का मतलब ये था कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। इन्होंने बोला कि आपको जो फ्रीज या फिर लिमिट कर दो प्रोडक्शन का, CFC के यूजेस को एकदम से ही बंद कर दो। हमारी धरती का सवाल है, सभी को साथ में आना होगा, अदरवाइज कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। तो सभी ने बोला हाँ हम एग्री कर रहे हैं, जान है तो जहान है। तो इन्होंने क्या बोला कि ठीक है हम नहीं करेंगे इसको यूज, और इसको यूज नहीं करने से क्या हुआ कि जो 1986 के अंदर जितना छेद था उससे बहुत ही ज्यादा कम छेद बचा है ओजोन के अंदर। ये एक अच्छा स्टेप हुआ था। अब इसके बाद में अगले स्टेप आता है हमारे सेक्शन डी का। अब जो सेक्शन डी है इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं 5 नंबर के। अब 5 नंबर के क्वेश्चन देख करके बच्चा डर जाता है कि भैया मैं इतना क्या लिखूंगा, मेरे को नहीं आता। तो एग्जामिनर भी जानता है कि नहीं आता तुझे, तो बच्चे तेरे को रिलैक्स कर देंगे, हम तुझे देंगे एक छोटी सी 2-4 लाइनों की बात और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। तो अब इसके अंदर इस बात के अंदर क्या कहा गया, इस बात के अंदर ये कहा गया है कि एक जो सृष्टि है, सृष्टि ने क्या करा है कि इथेनॉल को हीट करा गया एक कंपाउंड डे के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो हमारी सृष्टि ने क्या करा कि इथेनॉल को गर्म करा गया एक कंपाउंड डे के साथ में, और उसके साथ में क्या करा कि उसने थोड़ी सी कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल दिया, जिससे क्या हुआ कि उसने ऑब्जर्व अ स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंसेस कंपाउंड बी, और उसने देखा कि यार बहुत ही अच्छी सी स्मेल आ रही है। तो अब जैसे स्मेल की बात है तो आपको अगर कहीं पर भी कहा जाए कि स्मेल आ रही है तो आपको बोल देना है कि यहां पर एक जो नया कंपाउंड बनेगा वो बनेगा, आप लोगों को कह देना है कि यहां पर एस्टर फॉर्मेशन हो सकता है। और फिर इसके बाद में यहां पर आते हैं कि व्हेन बी इज ट्रीटेड विद द सोडियम हाइड्रोक्साइड इट गिव बैक एन इथेनॉल एंड अ कंपाउंड सी। और जब कभी भी इसको वापस से रिएक्शन कराया जाता है हमारे बी कंपाउंड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, तो ये हमें वापस से इथेनॉल और कंपाउंड सी दे देता है। अब ये कौन से कंपाउंड है, तो देखो यार इसकी रिएक्शन जो है वो काफी ज्यादा सिंपल है। एक तो हम बोलें कि ए कंपाउंड क्या हो सकता है, ए कंपाउंड हो सकता है इथेनोइक एसिड या फिर कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर ये जो रिएक्शन हो रही है इसमें एक स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंसेस बन रहा है, वो इसी वजह से फॉर्म होगा जब उसके साथ में इथेनॉल के साथ में एसिड होगा। और जब कभी भी ऐसी रिएक्शन आए जहां पर कि आपको इथेनॉल के साथ में कहा जाए कि कोई ना कोई कंपाउंड है, तो आपको आंख बंद करके बोल देना है कि यहाँ पर एसिड ही होगा। तो यहाँ पर एसिड हुआ, और फिर उसके बाद में यहाँ पर जो कंपाउंड सी रहेगा वो रहेगा यहाँ पर सोडियम सॉल्ट ऑफ ए इथेनोइक एसिड। कुछ भी हो सकता है, अब ये रिएक्शन हम देखेंगे जब हमें ज्यादा समझ में आएगा। और इसके अंदर अगर बात करें कि गिव वन यूज ऑफ कंपाउंड ए एंड बी, तो ए कंपाउंड का यूज क्या हो सकता है, मतलब कि डाइल्यूट सॉल्यूशन जो है उसको विनेगर की तरह काम में लिया जाता है, कुकिंग में, प्रिजर्वेटिव में, हर जगह पर इसको काम में लिया जाता है, क्योंकि ये जो कंपाउंड है वो है हमारा एसिड, जिसको कि विनेगर एसिड में भी काम में लिया जाता है। और फिर इसके बाद में यहाँ पर आता है यूज ऑफ बी। बी का क्या यूज रहेगा भैया, बी एक स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस है, तो यहाँ पर इसका काम में लिया जाता है मेकिंग ऑफ अ परफ्यूम एंड अ फ्लेवरिंग एजेंट। जब किसी में से अच्छी अच्छी स्मेल आती है तो उसको क्या करा जाएगा, घर पर लगाया जाएगा परफ्यूम के रूप में और खाने के अंदर मिलाया जाएगा ताकि उसका टेस्ट बढ़े। तो यहाँ पर यही काम इसका भी होता है, अगर कोई अच्छी चीज होती है तो उसको सभी काम में लेते हैं। और फिर लास्ट के अंदर कहा गया कि चलो भैया अब तुमने बहुत कर लिया, अब तुम रिएक्शन लिखो। तो अब जब आप इसकी रिएक्शन लिखोगे तो यहाँ पर आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन करना, और आपने ये भी देखा होगा कि यहाँ पर वो मिसिंग वो ये है कि यहाँ पर आपको कंसंट्रेटेड
H2SO4 लिखना होगा, ठीक है। इसके ऊपर लिख देना कि मतलब ये कैटलिस्ट की तरह काम में लिया जा रहा है। तो जब इथेनॉइक एसिड और इथेनॉल जब रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगी CH3C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर मिलेगा C2H5, इसको कहते हैं एस्टर, ठीक है। क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है एस्टर, और उसके साथ में वाटर फॉर्म होता है। और अगर बात करें CH3O2 C2H5 को NaOH के साथ में जब रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पर वो सॉल्ट मिलेगा CH3C डबल बॉन्ड ONa और यहाँ पर मिल जाएगा हमें वापस से इथेनॉल, ठीक है। और फिर इसके बाद में यहाँ पर आते हैं हमारे पास में और वाला क्वेश्चन। आपको जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे उनके अंदर और वाला मिलेगा, तो एक बार पूरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना कि यार ये वाले मेरे को सारे आ रहे हैं और इसका एक दो आ रहा है, तो आपको वही करना है जो आपको पूरा है। अब इसके अंदर यहाँ पर कहा यह गया है कि व्हाट इज द रोल ऑफ अ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड व्हेन इट इज ट्रीटेड विद द इथेनॉल एट 443 केल्विन। तो यहाँ पर कहा गया कि सल्फ्यूरिक एसिड है उसका क्या रहेगा, मतलब क्या रोल है उसका। तो सल्फ्यूरिक एसिड इज एक्ट एज एन दी डिहाइड्रेटिंग एजेंट, उसका काम है कि वो डिहाइड्रेट कर देगा, मतलब कि वो पानी को सोखने का काम करता है। तो यहाँ पर भी इस रिएक्शन के अंदर इसमें लिखा जाना चाहिए था कंसंट्रेटेड H2SO4 और यहाँ पर टेम्परेचर लिख देते 443 केल्विन, तो ये रिएक्शन हो जाती कंप्लीट। C2H5OH को जब आप रिएक्शन करवाओगे इसके प्रेजेंस में तो वाटर को लिबरेट कर देगा और लास्ट में आपके पास में छोड़ेगा C2H4 इथीन। और फिर इसके बाद में सेकंड में कहा गया है कि रीशु, यहाँ पर देखो नाम भी बहुत नए नए, कोई भी एक नाम रिपीट नहीं कर रहे हैं, देख रहे हो कितनी क्रिएटिविटी लगा रखी है। अब इसमें कहा यह गया है कि रीशु बाय मिस्टेक फॉरगॉट टू लेबल द 2 टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। अब कहा यह गया है कि यार इथेनॉल और इथेनोइक एसिड के ऊपर वो लगाना भूल गई, बुड़बक थी, बुड़बक ने क्या करा कि नहीं लगाया। तो आपको बताना है कि एक एक्सपेरिमेंट बताओ उसको कि जिससे कि वो इनको आसानी से आइडेंटिफाई कर ले एंड इलस्ट्रेट द रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। और आपको उसको पूरा पूरा मार्गदर्शन करना है कि उसको क्या करना चाहिए, ऐसे दुविधा में है तो क्या करे वो। तो आप बोलोगे कि देखो सभी के सभी पीछे हो जाओ, मैं बताता हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट आदमी हूँ। तो आप जाते हो, आप बोलते हो कि आपको रिएक्शन करवा देनी होगी बाय द रिएक्शन विद सोडियम कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। आपने बोला कि सोडियम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट लाओ, दोनों में से कुछ भी है वो ले आओ। और फिर उसके बाद में यहाँ पर आता है कि इथेनॉल उसके साथ में रिएक्ट नहीं करेगा, ये आपको पता है, ये सीक्रेटली आपको पता है। और फिर आप क्या करते हो, आप करके दिखा देते हो और बोलते हो कि ये इथेनॉल है और ये इथेनोइक एसिड है। अब वो बोलेंगे कि आपने कैसे करा, आप बोलोगे कि मैं स्मार्ट हूँ, और फिर आप वहाँ पर छा जाओगे। फिर आप समझ रहे हो क्या करता है लौंडा। तो ये सॉरी, हाँ। तो अब उसके बाद में क्या होता है कि यहाँ पर फिर आप छा जाओगे, आप मतलब एक आपकी अच्छी इमेज बन जाएगी और फिर उसके बाद में स्मार्ट लोग समझ जाते हैं और जो नहीं समझाओ कोई बात नहीं। और फिर वेयर इज जो इथेनोइक एसिड है वो उसके साथ में ब्रिस्क इफर्नेंस देगा। ये ब्रिस्क इफर्नेंस का मतलब ये होता है कि वहाँ पर CO2 उसमें लिबरेट हो जाएगी और इसकी रिएक्शन ये होगी कि CH3COOH जो कि ये यहाँ पर है एसिड, क्या है ये है यहाँ पर एसिड। एसिड की जब रिएक्शन होगी Na2CO3 के साथ में तो वहां पर मिल जाएगा आपको सॉल्ट CH3C डबल बॉन्ड ONa और उसके साथ में वाटर और फिर उसके साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। और जब इसकी रिएक्शन होगी CH3C डबल बॉन्ड O की NaHCO3 के साथ में तो भी यही रिएक्शन होगी, यहाँ पर भी CO2 लिबरेट हो जाएगी और आप क्या हो जाओगे, वहां पर स्मार्ट बन जाओगे, हीरो बन जाओगे कि यार ये तो बिना देखी मतलब ऐसे ही बता देता है, ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। लेकिन उनको क्या पता कि आपको सीक्रेट पता है इस बात का, ठीक है। और फिर इसके बाद में यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 35। अब 35 के अंदर यहाँ पर कहा गया है कि वाई इट इज नॉट पॉसिबल टू रिकंस्ट्रक्ट द होल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ फ्रेगमेंट इन अ कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब भैया ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि यार अगर किसी की टांग है तो उसकी टांग से एक नया आदमी बना दिया जाए, अगर किसी का नाखून है तो उससे पूरा आदमी बना दिया जाए। ऐसा क्यों नहीं होता एक मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में, जबकि बाकी का अगर देखेंगे हाइड्रा का एक छोटा सा पार्ट होता है उससे बन जाता है। ऐसा क्यों नहीं होता, उसके पीछे का रीज़न अभी हम पढ़ते हैं। मेरे को भी नहीं आता, मजाक कर रहा हूँ, ये बोलोगे भैया आपको ही नहीं आता आप पढ़ा रहे हो, अरे मेरे को आता है मैं बताता हूँ। इसके पीछे का रीज़न ये है कि जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या होते हैं कि जैसे कि आप देखोगे कि आप एक मल्टी सेल्यूलर हो, आपके अंदर सभी सेल्स का अलग अलग काम है। कुछ का काम है कि आपको खाना खिलाना है, कुछ का काम है कि आपके खाने को ट्रांसपोर्ट करना है, कुछ का काम है कि आपका खाना डाइजेस्ट करना है। सभी का अलग अलग काम है, सभी टिश्यूज का अलग अलग काम है, सभी ऑर्गन का अलग अलग काम है। तो वही काम एक अकेले से नहीं हो सकता, इसीलिए यहाँ पर फॉर्मेशन इसमें कॉम्प्लेक्स होता है। अभी वही बात को हम इसमें समझते हैं कि इसमें क्या कहा गया है।
इसमें कहा यह गया है कि द रीजन दैट इज वाई द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर नॉट सिंपल एज अ रैंडम कलेक्शन ऑफ अ सेल, स्पेशलाइज्ड सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड एज अ टिश्यू एंड टिश्यूज आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू ऑर्गन्स एंड विच देन हैव टू बी प्लेस्ड इन अ डेफिनेट पोजीशन इन द बॉडी, देयरफॉर अ सेल बाय सेल डिवीजन वुड बी इम्प्रैक्टिकल। कि वही बात है कि हर एक चीज़ के लिए अलग अलग है, तो वो हो नहीं सकता। आपको सिंपल सी मैंने समझा दिया, इससे ज़्यादा अच्छे से कोई भी नहीं समझाएगा, तो अच्छे से समझो मेरी बात। और फिर इसके बाद यहाँ पर जो आता है बी वाला, कि इसके अंदर आता है कि सेक्सुअल मैच्योरेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव टिश्यूज एंड ऑर्गन्स आर नेसेसरी लिंक फॉर द रिप्रोडक्शन। आप इसके ऊपर रोशनी डालिए, मतलब इक्लूडेट का मतलब ये होता है कि आप इसके ऊपर प्रकाश डालिए अपना, कि गुरुदेव ये क्या हो रहा है, ऐसा क्यों होता है। तो इसके पीछे का रीजन ये है कि सेक्सुअल मैच्योरेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव टिश्यू इज नेसेसरी लिंक फॉर द रिप्रोडक्शन बिकॉज द नीड फॉर द स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड द जर्म सेल टू पार्टिसिपेट इन अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पर अगर आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करना है तो यहाँ पर आपके पास में एक स्पेशल सेल होना चाहिए जो कि जर्म सेल्स होते हैं। एंड इसके अंदर क्या होता है कि द बॉडी ऑफ अ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म हैज टू ग्रो इट्स एडल्ट साइज, और वो एक एडल्ट साइज में हो जाना चाहिए कि द रेट ऑफ अ जनरल बॉडी ग्रोथ बिगिंस टू स्लो डाउन एंड द रिप्रोडक्टिव टिश्यूज बिगिंस टू मैच्योर। मतलब एडल्ट के अंदर ये होता है कि वहां पर आपकी ग्रोथ जो है फिजिकली रुक जाती है, लेकिन आपकी जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसकी ग्रोथ वहां पर, रिप्रोडक्टिव टिश्यूज की ग्रोथ वहां से स्टार्ट हो जाती है। एंड फिर उसके बाद यहाँ पर पूरे चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं कि अ होल न्यू सेट ऑफ अ चेंजेस इज अपीयरेंस ऑन द बॉडी टेक्स प्लेस, लाइक चेंज इन द बॉडी पोर्शंस, अ न्यू फीचर अपीयर्स। दिस पीरियड ड्यूरिंग द एडोलेसेंस इज कॉल्ड प्यूबर्टी, और इसी को ही प्यूबर्टी भी कहते हैं। एंड देयर आर आल्सो द चेंजेस टेकिंग प्लेस दैट आर डिफरेंट, मतलब कि डिफरेंट बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स। इन द गर्ल्स, जो कि गर्ल्स के अंदर अलग चेंज होते हैं, बॉयज के अंदर अलग चेंज होते हैं। जैसे कि जो बॉयज होते हैं उनके अंदर जो उनका आवाज़ होती है वो हो जाती है भारी। अगर आप, मैं छोटा था, अगर आप मेरी वो आवाज़ सुनोगे तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल थी, बहुत ही ज़्यादा आसान थी। लेकिन अब जैसे जैसे मैं एडल्ट हुआ तो मेरी जो आवाज़ है उसके अंदर आने लग गया वजन, मेरी आवाज़ होगी थोड़ी भारी। और वहीं पर ही आप देखोगे जो गर्ल्स होती हैं उनकी आवाज़ की जो पिच होती है वो वहां पर इंक्रीज हो जाती है। ये सब जो चेंजेस होते हैं ये होते हैं प्यूबर्टी के दौरान। अब इसका यहां पर आता है और वाला पार्ट। अब और वाले पार्ट के अंदर कहा यह गया है कि हाउ आर द वेरिएशंस यूजफुल फॉर द स्पीसीज इफ देयर इज अ ड्रास्टिक एलिट्रेशन इन द नीचेस। तो मतलब ऐसा क्यों होगा, क्या होता है। तो यहां पर इसका मतलब ये होता है कि इफ द नीचेस वर ड्रास्टिकली अलर्टेड द पॉपुलेशन कुड बी वाइप्ड आउट। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर ऐसा होता तो पूरी पॉपुलेशन खत्म हो जाती। हाउएवर इफ द सम वेरिएशन वेयर to be present in a few individuals in these populations and there would be some chances for them to survive. Variation is the thus useful for the survival of the species over the time. इसके बाद में इसका सेकंड पार्ट आता है। सेकंड पार्ट के अंदर ये कहा गया कि explain how the uterus and placenta provide the necessary condition for the proper growth and the development of embryo after implantation. तो सबसे पहले क्या होता है कि the lining of a uterus thickness and it is richly supplied with the blood to nourish the growing embryo. तो सबसे पहला काम ये होता है कि उसको complete nourishment provide करवाया जाए embryo को। फिर सेकेंड ये होता है कि the embryo gets nutrition from the mother's blood with the help of a placenta. It is embedded in the uterine wall, और ये uterine wall के अंदर embedded होता है placenta। फिर सेकेंड आता है कि it contains villi on the embryo side of the tissue and on the mother side the blood are the spaces which surround the villi। और उसी से क्या होता है कि मतलब एक तरीके से completely जो फॉर्मेशन है वो इसी से होता है। फिर यहाँ पर आता है कि this provide a large surface area for the glucose and oxygen to pass from the mothers to embryo। और यही एक ऐसा पैसेज होता है जैसे कि जितना भी फूड वगैरह है वो मदर से जो एम्ब्रियो है उसको ट्रांसफर हो जाता है, और पूरी फॉर्मेशन जैसे कि जो वेस्ट फूड हो गया वो सब कुछ इसी के थ्रू एक्सक्रीट होता है, इसी के थ्रू इनटेक होता है, सारा काम इसी के थ्रू होता है। एंड द चाइल्ड इज बॉर्न एज अ रिजल्ट ऑफ अ राइथमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स इन द यूट्रस, और इसी की हेल्प से चाइल्ड बर्थ हो जाता है। और फिर इसके बाद यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 36। अब देखो 36 जो क्वेश्चन है ये देखने में काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है।
अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आपको पहले इसको पढ़ना होगा कि ये जो सिस्टमेटिक आपको डायग्राम दिया हुआ है हाउस होल्ड सर्किट का, तो इसका मतलब ये है कि जब हाउस होल्ड सर्किट की बात करेगी तो ये सभी कैसे होंगे, ये होंगे पैरेलल के अंदर। पैरेलल के अंदर इसलिए होंगे क्योंकि आपने देखा होगा कि आप अगर किसी भी एक इंडिविजुअल स्विच को बंद करते हो तो पूरे पूरे घर की लाइट नहीं जाती। वो इसी रीजन से नहीं जाती कि क्योंकि वहाँ पर सारे सारे पैरेलल में होते हैं और हर एक जो डिवाइस है वो इंडिविजुअली ऑपरेट होती है। इसको कॉम्प्लेक्स बनाया गया, लेकिन आपको इसको सिंपल वे के अंदर याद रखना है। फिर सेकंड याद है कि द हाउस शोन इन द अबव डायग्राम हैज द 5 यूजेबल स्पेस वेयर द इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस आर मेड। और यहाँ पर 5 एक ऐसे कमरे हैं जहां पर इलेक्ट्रिकल कनेक्शन बनाए जा सकते हैं। एंड फॉर दिस हाउस द मेन्स वोल्टेज इज अ 220 वोल्ट एंड द नेट करंट फ्रॉम द मेन्स इज 22 एम्पियर। तो आप यहां से बोल सकते हो कि यार जो पावर होगी, पावर हो जाएगी वोल्टेज इंटू करंट। वोल्टेज यहां पर दिया हुआ है 220 वोल्ट और जो करंट है वो है यहाँ पर 22। तो ये हो गया आपके पास में पावर कि इतने वोल्ट ये पावर इसका टोटल कंजप्शन रहेगा, मतलब मैक्सिमम पावर इतनी हो सकती है क्योंकि इतना ही करंट आ रहा है। फिर यहाँ पर आता है कि व्हाट इज द मोड ऑफ कनेक्शंस ऑल द स्पेसेस इन द हाउस फ्रॉम द मीन्स। तो सबसे पहले मैंने आपको बता ही दिया था कि पैरेलल होते हैं घर के अंदर क्योंकि हर एक को इंडिविजुअली ऑपरेट करना होता है। फिर सेकंड आता है कि द स्पेस 4 and 5 हैव द सेम रेजिस्टेंस एंड स्पेस 3 and 2 हैविंग द रेस्पेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम और 30 ओम दिया हुआ है। फिर स्पेस 1 का रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है कि जो डबल है वो है स्पेस 5 के रेजिस्टेंस का। तो अब आपको बताना है कि व्हाट इज द नेट रेजिस्टेंस फॉर द स्पेस 5। तो अब आप यहाँ पर क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे कि हम मान लेते हैं कि जो स्पेस 5 का और स्पेस 4 का जो रेजिस्टेंस है वो है हमारे पास में R ओम, और जो स्पेस 1 का रेजिस्टेंस है वो है 2R ओम। मतलब पूरे पूरे स्पेस 1 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा पूरा पूरा 2R ओम। और फिर इसके बाद में स्पेस 2 का हो जाएगा 30 ओम, स्पेस 3 का हो जाएगा 20 ओम। तो अब आपको यहाँ पर निकालना है कि R की वैल्यू क्या रहेगी। तो R की वैल्यू निकालने का बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीका है कि आप बोल दोगे कि यहाँ पर टोटल, मतलब एक तरीके से आप बोल दोगे कि जो टोटल है उसको निकालेंगे। अब टोटल कैसे निकालेंगे वो बोल देंगे कि 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस ऑफ 1/R2 प्लस ऑफ 1/R3। ऐसे करके जितने भी रेजिस्टेंस हैं उनकी हम वैल्यूज पुट कर देंगे और वहां से हम आंसर निकालेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बोलेंगे कि एक स्पेस की वैल्यू है वो है 1/2R, ये हमने लिख दिया। फिर उसके बाद में इसकी होगी 1/30 और फिर उसके बाद में यहाँ पर आ गया, ये हो गया 1/20। ठीक है, ये हो गई इसकी वैल्यूज। और यहाँ पर V कितना है, V है 220 और जो मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो कि I की जो वैल्यू है वो है यहाँ पर कितनी, वो है आपके पास में 22। ठीक है, जब आप यहां से सॉल्व करोगे तो आपके पास में R की एक पर्टिकुलरली वैल्यू आ जाएगी इसको सॉल्व करने के बाद में। अब उसके बाद में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना होगा कि उसमें करंट क्या रहेगा। करंट स्पेस 3 के अंदर कैसे निकालोगे कि यहां से आपके पास में टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा तो आपके पास में टोटल करंट भी है। और आप इसको ऐसे ना करके, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। थर्ड वाला मैं एक बार आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। देखो थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा होगा लेकिन थोड़ा समझो। थर्ड वाले के अंदर कहा गया है कि आपको करंट निकालना है। तो करंट क्या होता है, V इज इक्वल टू IR होता है। V इज इक्वल टू क्या होता है, IR। तो I के लिए क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा V/R। अब वोल्टेज तो सभी के लिए कितनी है, वो है 220 और स्पेस 3 के अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो वो है 20 ओम। तो ये हो गया 20। तो यहाँ से इसका जो करंट आ गया वो आ गया आपके पास में 11, मतलब 11 एम्पियर इसका करंट आ गया। थर्ड वाले का आंसर। इसी तरीके से आपको सारे सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने, सब पैरेलल में है। और फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारे पास में सेक्शन E, जो कि आपको एक कहानी दी जाएगी। कहानी बस कहने को है, आपसे क्वेश्चन पूछने का एक नया तरीका है, उसको कहते हैं केस बेस्ड क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको ध्यान रखना होगा कि इस कहानी के अंदर क्या क्या डेटा है, इसका डेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपका जो जियो एयरटेल का 1.5 GB वाला डेटा है उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये डेटा। अब इसमें क्या होता है कि इसमें कहा यह गया है कि 2 स्टूडेंट्स जो हैं वो डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट द इफेक्ट ऑफ अ वाटर एंड एयर ऑन एन आयरन ऑब्जेक्ट अंडर द आइडेंटिकल एक्सपेरिमेंट कंडीशन। वो करने लग जाते कि उनको एक्सपेरिमेंट करना है एंड दे मेजर द मास ऑफ ईच ऑब्जेक्ट बिफोर प्लेसिंग इट पार्शियली इमर्स्ड इन अ 10 ml ऑफ वाटर। और वो क्या करते, सभी का मास मेजर कर लेते कि पानी के अंदर डालने से पहले एक बार मेजर तो कर ले कितना कितना है। एंड आफ्टर अ फ्यू डेज द ऑब्जेक्ट वर रिमूव्ड एंड ड्राइड एंड दियर मासेस वर मेजर्ड, द टेबल शोज दियर रिजल्ट। अब जैसे कि बच्चे ने जो डाला था उसके बाद में मास पहले डालने का और बाद में डालने का देखेंगे तो अलग अलग था। जैसे कि अगर बात करें नेल था, नेल की अगर बात करें तो उसका जो पहले मास था वो था 3 ग्राम और फिर उसके बाद जब उसके ऊपर कोटिंग होगी वो होगी 3.15 ग्राम।
फिर उसके बाद में जो थिन प्लेट थी उसका था 6 ग्राम, और फिर उसके बाद में उसकी जब कोटिंग होगी वो होगी 6.33 ग्राम्स। अब यहाँ पर आया कि व्हाट माइट बी द रीजन फॉर द वेरिड ऑब्जर्वेशन ऑफ द टू स्टूडेंट। अब ऐसा क्यों हुआ कि दो अलग अलग आए? अब ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि रस्टिंग जो एरिया था, मतलब रस्टिंग बोथ ए और बी के अंदर रस्टिंग तो होगी, सो देयर इज इंक्रीज इन मास, इसी वजह से इंक्रीज हुआ मास के अंदर। एज अ रिजल्ट द सरफेस एरिया ऑफ बी इज मोर, जैसे कि आपके पास में जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ज़्यादा रस्टिंग, अब उतनी ज़्यादा रस्टिंग होगी तो उसी से क्या होगा कि वो जो रस्टिंग है वहाँ पर ज़्यादा होगी, तो वेट वहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा, इसी वजह से बी वाले के अंदर क्या होगा, वेट ज़्यादा हो जाएगा। फिर सेकेंड ये है कि इफ इन द अनदर सेटअप ऑफ अ स्टूडेंट कोटेड द आयरन नील विद द जिंक मेटल एंड नोटेड दैट द आयरन नील कोटेड विद द जिंक प्रिवेंट द रस्टिंग। अब कहने का ये है कि नील लो उसके ऊपर जिंक की कोटिंग करो, तो यहाँ पर ये पता लगता है कि यहाँ पे उसके अंदर कोई भी रस्टिंग नहीं होती। तो ये क्यों नहीं होता? क्योंकि ये जो कोटिंग होती है इसको गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। जिंक की जो कोटिंग होती है आयरन के ऊपर उसको गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। और दूसरे जो तरीके होते हैं जिससे कि इसको प्रिवेंट किया जा सकता है वो होता है ऑयलिंग हो गया, ग्रेसिंग हो गया, पेंटिंग हो गया, एलोइंग हो गया, क्रोमिंग, प्लेटिंग, ये सब जो होते हैं इनसे इसको प्रिवेंट करा जा सकता है रस्टिंग को। और फिर इसके बाद में यहाँ पर आता है इसका बी पार्ट का ही बी पार्ट है आप इसके और वाले पार्ट में, कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन ऑफ आयरन एंड रस्टिंग विल अकर द मोस्ट, सपोर्ट योर आंसर विद वैलिड रीजन। सबसे पहले में दिया गया है एक आयरन बकेट है, फिर सेकंड यहाँ पर है कि इलेक्ट्रिसिटी केबल हैविंग द आयरन वायर्स कवर्ड विद एल्यूमिनियम, फिर थर्ड में गिवन है कि आयरन हिंजेस ऑन द गेट, और फिर फोर्थ में है कि यहाँ पर पेंटेड आयरन फेंच। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखोगे कि यार सीधे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में कौन आ रहा है, तो बी वाला जो है वो तो कांटेक्ट में आ ही नहीं रहा, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर एल्यूमिनियम ऑलरेडी कोटेड है, तो ये तो सीधा डायरेक्टली आ ही नहीं सकता। फिर उसके बाद में अगर बात करें यहाँ पर जो सी है ये जरूर से आ सकता है हिंजेस के फॉर्म के अंदर, ये आराम से आ जाएगा क्योंकि इससे कोई भी नहीं है, इसके ऊपर ना किसी की कोटिंग है, और ए वाले के अंदर भी जिंक की कोटिंग है तो इसके ऊपर भी नहीं हो सकती रस्टिंग, और फिर इसके बाद में इसके ऊपर भी पेंट कर दिया गया तो इसके ऊपर भी रस्टिंग नहीं हो सकती, तो बचा बस सी, तो सी हो गया इसका करेक्ट आंसर। और इसका आंसर यहाँ पर ये होगा कि आयरन हिंजेस ऑन द गेट आयरन इज इन कॉन्टेक्ट विद द बोथ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एंड द मॉइस्चर वाटर वेपर, इसी वजह से क्या होता है कि इसके अंदर रस्टिंग हो जाती है। और फिर इसके बाद में यहाँ पर बोला गया कि एक पूजा है, पूजा का काम क्या है, पूजा ने बहुत ही कुछ काम करा है इसीलिए उससे रिलेटेड क्वेश्चन आया है। पूजा ने काम क्या करा है कि पूजा हैज़ अ ग्रीन आइज वाइल हर पेरेंट्स एंड ब्रदर हैविंग द ब्लैक आइज। तो भैया क्या हुआ कि जो पूजा थी उसके पास में हरी आइज थी, तो मतलब ऐसा तो नहीं कि कहीं वो शी हल्क हो, है ना, आपके दिमाग में डाउट आया होगा कि ग्रीन आइज मतलब हल्क मतलब शी हल्क हो सकते क्योंकि पूजा थी वो। अब देखो ये मजाक था। और पूजा का हस्बैंड जो रवि है उसके ब्लैक आइज हैं, और जो उसकी मदर है उसके ग्रीन आइज हैं, और उसके फादर के क्या है वो है ब्लैक आइज। तो मतलब कहने क्या चाहती है ये, कहना ये चाहते हैं कि इस इंफॉर्मेशन के बेसिस के ऊपर अगर एक ग्रीन आई कलर डोमिनेंट या फिर रिसेसिव ट्रेट है जस्टिफाई करो इसको। तो देखो अगर सिंपल सी बात करें जो ग्रीन आई है वो है रिसेसिव। अब रिसेसिव क्यों है? क्योंकि ये सबसे कम मतलब छोटा इसलिए है क्योंकि मैक्सिमम लोगों के पास में जो है वो है ब्लैक कलर, और ये जो ग्रीन कलर है ये है स्मॉल, एज इट एक्सप्रेस इन द होमोजाइलस कंडीशन, ये सिर्फ और सिर्फ एक होमोजाइलस कंडीशन में ही होता है इसीलिए। और फिर सेकंड वाला पार्ट ये है कि व्हाट इज द पॉसिबल जेनेटिक मेकअप ऑफ पूजा ब्रदर्स आई कलर, और यहाँ पर जेनेटिक क्या हो सकता है मेकअप पूजा के ब्रदर का, वो ये हो सकता है कि या तो बड़ा बी हो, और या हो सकता है कि बी और बी हो, क्योंकि दोनों के अंदर जो ब्लैक है वही तो डोमिनेंट कर रहा है, ब्लैक ही कलर आएगा दोनों में। अगर ये होता मान लो स्मॉल बी होता तो यहाँ पर कलर चेंज होता, लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम या फिर डोमिनेंट ट्रेड जो है वो है ब्लैक, इसीलिए उसका ब्रदर की जो आइज का कलर है वो है ब्लैक। एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, अब देखो यहाँ पर बात करी जा रही है कि पूजा को पेरेंट बना दिया गया है, मतलब कि उसको पेरेंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया गया, तो क्या होगा, इफ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द ऑफस्प्रिंग ऑफ अ पूजा एंड रवि विल हैव द ग्रीन आइज एंड आल्सो शो द इनहेरिटेंस ऑफ आई कलर इन द ऑफ स्प्रिंग विद द हेल्प ऑफ अ सुटेबल क्रॉस।
तो हम बोल देते हैं कि जो पूजा है हमारी, पूजा, पूजा को हम लिख देते हैं, यार मैं कैसा बोल रहा हूँ मैं, पूजा मतलब पूजा जो है उसको हम बोल देते हैं कि पूजा का जो ट्रेट रहेगा वो रहेगा उसके पास में ग्रीन आइज थे तो उसके पास में स्मॉल बी, और जो उसके हस्बैंड हैं उनके पास में जो डोमिनेंट कैरेक्टर होगा वो होगा बी और एक स्मॉल बी होगा। और अब यहाँ से इनके ऑफस्प्रिंग स्टार्ट होंगे तो ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन इसमें दिया हुआ है कि किस तरीके से होगा। तो यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी आप देखोगे कि जो ग्रीन आइज की प्रोबेबिलिटी है वो है यहाँ पे 50% प्रोबेबिलिटी है कि उनके बच्चों की आंखें ग्रीन होंगी या फिर ब्लैक होंगी। और फिर इसके बाद में यही इसका सेकंड ये दिया हुआ है कि 50% ऑफ द offspring of a Pooja's brother are green eyed with the help of the cross diagram. How is this possible? अभी उसी के थ्रू कि जो पूजा अभी पेरेंट नहीं है उसके पेरेंट अभी पेरेंट है तो क्या होगा, तो उसमें भी यही एग्जैक्टली आपको सिंपल सा रिप्रेजेंट करना है कि आपको दोनों पेरेंट बनाने हैं और फिर उसके बाद में आप जब इसको रिप्रेजेंट करोगे तो यहाँ पे ये जो फॉर्मेशन है ये हुआ था यहाँ पर आंखों का फॉर्मेशन। के बाद में आप आते क्वेश्चन नंबर 39। अब देखो 39 के अंदर आपको प्रोजेक्टर की इमेज दी हुई है, इससे रिलेटेड कुछ आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करा हुआ है। अगर आपके पास में टाइम हो तो पढ़ लेना, अभी मैं पढ़ूंगा तो थोड़ा ज्यादा लंबा हो जाएगा। हम सीधा चलते हैं इसके क्वेश्चन के ऊपर। सबसे पहले दिया हुआ है कि बेस्ड ऑन द टेक्स्ट एंड द डेटा गिवन इन द अबोव फोटोग्राफ व्हाट काइंड ऑफ लेंस मस्ट बी स्लाइड द प्रोजेक्टर हैव। तो जब आप इसको देखोगे तो यहाँ पर इसके अंदर जो लेंस है, अगर मैं लेंस की बात करूं तो लेंस का काम होता है कि वो स्मॉल जो थिंग है उसको क्या कर रहा है, वो कर रहा है लार्ज फॉर्म के अंदर। तो यहाँ पर मैग्निफिकेशन हो रहा है। तो मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कि कौन कर सकता है इसको, बस एक ही इंसान कर सकता है, वो है यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस। इंसान नहीं, एक लेंस कर सकता है, कॉन्वेक्स लेंस। फिर सेकंड आता है कि इफ v इज द सिंबल यूज्ड फॉर द इमेज डिस्टेंस, और जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है उसको u से रिप्रेजेंट करें, देन विद वन रीजन स्टेट दैट द साइन ऑफ v एंड v इन द केसेस क्या क्या रहेगा। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है कि जो नेगेटिव रहेगा क्योंकि जो इमेज है वो है रियल, और इन्वर्टेड बहुत ही ज़्यादा सिंपल है कि अगर v और u की बात करी जाए क्या रहेगा। इस केस के अंदर आपको इमेज दिख रही है ना सामने, वो रियल और इन्वर्टेड ही तो है, तो इसी वजह से क्या होगा, ये हो जाएगा नेगेटिव। और फिर उसके बाद में यहाँ पर कहा गया कि आपको एक वैल्यू दे देते हैं हम, चलो कि आपको थोड़ा सा खेल खिलवा देते हैं कि आपके पास में फोकल लेंथ की वैल्यू है 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम बोल देंगे कि हमारे f की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 20 सेंटीमीटर पॉजिटिव वाली, और द स्लाइड इज प्लेस्ड अपसाइड विद द डाउन ऑफ 21 सेंटीमीटर। और यहाँ पर जो उसकी u की वैल्यू है वो आ गई आपके पास में माइनस ऑफ 21 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है कि हाउ फॉर द स्क्रीन बी प्लेस्ड ऑन द स्लाइड प्रोजेक्टर सो दैट द स्लाइड इज इन फोकस। तो आपको v की वैल्यू निकालनी है। सिंपल सा लेंस फॉर्मूला लगाओगे 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, और यहाँ से सॉल्व करके आपके पास में v की वैल्यू आ जाएगी। और फिर आप यहाँ से बोल सकते हो कि इतनी दूरी के ऊपर होगा तो एकदम से करेक्ट इमेज मिलेगी। और फिर इसके बाद में यहाँ पर इसका बी पार्ट आता है, इसी का ही बी पार्ट आता है कि आपको ये नहीं आ रहा तो ये वाला कर लो। इसके अंदर कहा यह गया है कि व्हेन अ स्लाइड इज प्लेस्ड 15 सेंटीमीटर बिहाइंड द लेंस ऑफ द प्रोजेक्टर एंड द प्रोजेक्टर इमेज इज फॉर्म्ड एट 3 मीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस एंड द फोकल लेंथ उसकी है 14 सेंटीमीटर, ड्रॉ अ रे डायग्राम। ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल रहेगा, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। जो आप रे डायग्राम रट के आए हो ना उसका वो का वही आपको चिपका देना है। अब आपको इसके में चिपकाना ये होगा कि जैसे कि सेंटर ऑफ, ये सेंटर है, ये फोकस है और ये 2f है, इसके बीच में आपको ऑब्जेक्ट खड़ा करना है और फिर आपको इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर देना है। कोई भी स्केल वगैरह की ज़रूरत नहीं है, सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है और आपका आंसर आ जाएगा। और आई होप कि आपको ये बहुत ही अच्छे से पेपर समझ में आया होगा। ऐसे ही आपको और भी सभी सब्जेक्टों के सॉल्यूशन मिलेंगी, तो मेक श्योर कि आप उसके लिए इसको लाइक करें। लाइक करने से मेरे को मोटिवेशन मिलेगा। सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको पता लग जाए कि कौन सी वीडियो आ रही है। सब्सक्राइब करना आप लोगों के लिए होता है और शेयर जरूर से कर देना अपने दोस्तों के साथ में। और मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में।